नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो भाई कई दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर जो चैप्टर है भूमंडीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका वन शॉट करा दीजिए। तो इसी के साथ मैं आ गया हूँ, आपने डिमांड की और मैं उस डिमांड के साथ बेटा आ चुका हूँ आपके पास। तो इस चैप्टर का जो है बेटा वन शॉट होने वाला है, यानी कि एक ही लेक्चर में जो है हम इस पूरे चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, और अच्छे खासे नंबर के जो है इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आराम आराम से करेंगे हम इस चैप्टर को, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा। अच्छा, एक चैप्टर और है बेटा अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, और अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता है तो मैंने उसमें बताया था कि भैया ग्लोबलाइजेशन होता क्या है बेसिकली। तो हम सारे विश्व को जब जोड़ देते हैं, सारे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसे जब हम जोड़ देते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो बेटा इस चैप्टर में जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उस चैप्टर की बात करूं अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की, तो उसमें हमने आजादी के बाद की बात की है कि आजादी के बाद जो 70 सालों में जो जो बदलाव देखने को मिले हैं, कैसे पूरा विश्व जुड़ा है, उसकी बात करी है हमने। इस चैप्टर में क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि भैया अगर ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है तो ऐसा नहीं है कि अभी 70 सालों से जुड़ी हुई है। भैया मॉडर्न ये जो वर्ल्ड है पूरा, ये जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया देख रहे हो, इससे पहले जो है बेटा पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बस अंतर ये था कि क्या था अंतर, बस एक ही अंतर था, पहले चीजें जो है बहुत धीरे हुआ करती थी, आज के टाइम पे जो है चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं भाई, तकनीक की वजह से। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ना आपको जोड़ते रहना है चीजों को। इस चैप्टर की बेटा सबसे मुश्किल चीज क्या है, तो इस चैप्टर की सबसे मुश्किल चीज है इस चैप्टर को थोड़ा सा लिंक कर पाना। ठीक है ना, तो मैं वही करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत की है मैंने पीपीटी बनाने में बेटा, और ज्यादातर जो चैप्टर है मैंने 70 से 80% जो चैप्टर है मैंने चार्ट के थ्रू ही समझाया है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। बस आपको करना क्या है, ध्यान से मेरे को सुनना है। अभी कॉपी किताब जो है वो साइड में थोड़ा सा रख के बैठ जाओ। ठीक है ना, बस सुनना है आपको, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करनी है आपको। मैं चैप्टर को बीच में जो है कनेक्ट करवाता रहूंगा। इतिहास का बेटा बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है, तो आपको शुरू से लेके एंड तक जो है कान खुले रखने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बेटा। अच्छा, भूमंडीकृत विश्व का बनना, थोड़ा मैं हमेशा बोलता हूं आपको, हमेशा जब जब भी आप कोई लेक्चर देखोगे मेरा, तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूं चैप्टर के ना नाम पे जाओ। तो भैया भूमंडीकृत, भूमंडीकृत यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, भूमंडीकृत मतलब ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि जो पूरी दुनिया है ये कैसे जुड़ी हुई है, इसके कहां से तार जुड़े हुए हैं। यानी कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम इतिहास की बात कर रहे हैं कि ये जो पूरी आज की दुनिया, आज के टाइम पे आपको पूरी अर्थव्यवस्था जो है जुड़ी हुई दिखाई देती है ना, ये इसके कैसे तार जुड़े हुए हैं इतिहास से, उसके बारे में जो है हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के टाइम पे आप देखते हो आपके हाथ में फोन है भाई, एप्पल का फोन है, एमआई का फोन है, चाइनीज फोन है भाई। ठीक है ना, यूएस की कंपनीज के फोन है। अब भाई यूएस कहां पे है, यूएस तो बहुत दूर है भारत से, लेकिन उनकी जो चीजें हैं वो हम यूज कर रहे हैं भाई। सोनी, सोनी भाई इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन हमारे हमारे देश में जो है सोनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं भाई। सोनी की टीवी मिल जाएंगी आपको। सैमसंग इंडिया की कंपनी है नहीं, बिल्कुल जी नहीं, लेकिन फिर भी आपको सैमसंग के फोन मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है बेटा, देखो है कहीं ना कहीं जो है कनेक्शन है, उसकी ही जो है हम बेटा बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा कि क्या क्या जो है इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो भाई ये जो चैप्टर है बेटा, मैंने उसे बेटा 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है, 4 हिस्सों में जो है मैंने डिवाइड कर लिया है बेटा। बेटा गारंटी से कहता हूं, आज तक ये जो चैप्टर है बेटा हिंदी मीडियम में किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर बेटा आज मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तो ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही मेहनत से पीपीटी बनाई है मैंने, तो प्लीज थोड़ा सा कान खोल के रखने हैं। और बहुत टाइम लगा बेटा मेरे को पीपीटी बनाने में, करीबन 15 से 20 दिन लगे हैं मेरे को इसकी पीपीटी बनाने में, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे पूर्व आधुनिक दुनिया की। पूर्व आधुनिक दुनिया का मतलब क्या है भाई, तो आज हम किस दुनिया में रह रहे हैं, आज हम आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं, आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे सब कुछ जो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, काफी चीजें फास्ट होती हैं भाई। फोन पे, वीडियो कॉल पे काम हो जाते हैं भाई। कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है बेटा, वो बहुत फास्ट हो गया आजकल। अच्छा, क्या हमेशा से फास्ट था, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी हम उस दुनिया को क्या बोलते हैं, तो उस दुनिया को हम बोलते हैं पूर्व आधुनिक दुनिया। यानी कि जो आधुनिक दुनिया है, इससे पहले की जो दुनिया है, ठीक है ना, इससे जो पहले की जो दुनिया है, उस दुनिया की हम बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा किसकी, फिर हम बात करेंगे बेटा 19वीं शताब्दी की या फिर 19वीं सदी की। हम बात करेंगे कि 19वीं सदी में क्या क्या बदलाव देखने को मिले, औद्योगिकरण ने क्या चेंजेस लाया भाई। ठीक है, औद्योगिकरण था, जो औद्योगिक क्रांति थी, उसने क्या क्या बदलाव लाए और चीजें कैसे बदली। यूरोप कैसे दुनिया का जो ट्रेड सेंटर है वो बन के रह गया भाई। यूरोप भाई जिसने पूरी दुनिया को लूटा है भाई, उसकी हम बात करने वाले हैं। और हम क्या बात करेंगे भाई, और हम बात करेंगे बेटा अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था। भैया जब युद्ध चल रहा था भाई, जब युद्ध चल रहा था उस टाइम की अर्थव्यवस्था की हम बात करने वाले हैं भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। हम प्रथम विश्व युद्ध की भी बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, और कैसे कैसे चीजें बदलती हैं उसकी हम जो है
बात करने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे भाई, युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था। अब भाई युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था में, उसकी जो है हम बात करेंगे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे, आईडीबीआई के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को जो है हम कवर करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो ध्यान से जो है आपको सुनते रहना है, आपको इस चैप्टर को बेटा जो है ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा पूर्व आधुनिक दुनिया। पूर्व आधुनिक दुनिया मतलब यानी कि जो आधुनिक दुनिया है, जो आधुनिक दुनिया है बेटा, उससे पहले की दुनिया की हम बात करेंगे। उससे पहले की बेटा हम दुनिया की बात करेंगे। क्या क्या था भाई, जब ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं हुआ करता था, जब चीजें इतनी आप बोल सकते हो विकसित नहीं हुई थी, तो लोग क्या क्या किया करते थे उसकी हम बात कर लेते थे। देखो भूमंडीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो भूमंडीकरण का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है बेटा आपस में जुड़ी दुनिया। अच्छा, आपस में जुड़ी दुनिया, तो जो दुनिया है बेटा वो आपस में किस तरीके से जुड़ी होती है। मेन क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया जुड़ी है, ठीक है, तो बेसिकली प्राचीन काल में बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व आधुनिक दुनिया की बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेटा प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन काल। आज से भाई 400-500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले चीजें कैसे चला करती थी। उस टाइम पे व्यापार होता था, बिल्कुल होता था भाई, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार हुआ करता था, लेकिन जो गति थी वो धीरे थी। आज के टाइम पे क्या है भाई, आज के टाइम पे तो सब चीजें फास्ट हो गई हैं भाई, एरोप्लेन है, जहाज है, ठीक है ना। आप किसी को कॉल घुमाओगे, अमेरिका में बैठा है, उससे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो आप। तो तकनीक आज जो है आज बहुत एडवांस हो चुकी है, इससे जो चीजें हैं बेटा बहुत फास्ट हो चुकी हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करूं बेटा प्राचीन काल की बेटा, ये उस टाइम पे काफी स्लो प्रोसेस हुआ करता था। होता तो था बेटा, तब भी हुआ करता था, तब भी ग्लोबलाइजेशन था, तब भी वैश्वीकरण था, और अब भी वैश्वीकरण है। अंतर यह है कि पहले बहुत धीरे चीजें हुआ करती थी, और अब आज के टाइम पे बेटा जो है चीजें काफी तेज हो रही हैं, ठीक है। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। अब अच्छा, जो आपस में दुनिया जुड़ी हुई है बेटा, वो कैसे जुड़ी हुई है भाई। तो भाई यहाँ पे क्या है बेटा, जो आपस में जुड़ी है, तो पहले की बात कर रहा हूं मैं, कब की, मैं अभी फिर से बोलूंगा बेटा, ये बात हो रही है बेटा पूर्व आधुनिक दुनिया की, प्राचीन काल में। तो दुनिया किस तरीके से जुड़ी हुई थी भाई, तो देखो खाद्य यात्रा जो होती थी, खाद्य मानी खाने वाली जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। देखो विजय, व्यापार और रोग, भाई व्यापार हुआ करता था। व्यापार मतलब एक जगह से दूसरी जगह व्यापार हो रहा है, ठीक है। रोग, भैया जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो बीमारियां भी तो ट्रांसफर होंगी ना। ये जो कोरोना आया है बेटा, एग्जाम्पल लेता हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल, ये कोरोना जो आया था बेटा, कैसे आया था, भारत में जन पन पाया क्या, नहीं भारत में नहीं पन पाया। कहां पन पाया भाई, ये चाइना में पन पाया, लेकिन भारत में कैसे आ गया। तो भाई जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो क्या होता है बेटा, वो अपने साथ साथ अपनी जो बीमारियां हैं अंदर की वो भी ले जाता है, फिर वो दूसरे देश में फैला देता है। तो भाई जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो रोग भी जाएंगे, व्यापार तो कर ही रहे हो साथ के साथ आप, ठीक है ना। खाद्य यात्रा, भाई खाद्य यात्रा, आज के टाइम पे आप मैगी खाते हो भाई, मैगी खाते हो, मैगी कहाँ की है भाई, मैगी भारत की डिश है क्या मैगी, नहीं। मैगी कहाँ की डिश है भाई, नूडल्स, ये चाइनीज डिश है बेटा। पास्ता की बात करूं मैं, कुछ लोग बोलते हैं इटालियन है, लेकिन पास्ता कहाँ का है भाई, अरब, जो अरब्स थे बेटा वो इटली में पास्ता लेके गए थे, वहां पे उसे पास्ता बोलने लगे, ठीक है। इटली, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो इटालियन डिश है, जो अरब लेके गए थे इटली में, तो भारत में कैसे आ गई। तो ये जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो तो क्या करते हो भाई, जो खाद्य यात्रा है वो भी होती है यहाँ से, यानी खाने पीने की चीजें भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। मैं भारत का ही एग्जांपल लेता हूँ बेटा, मान लो आप बिहार के हो, ठीक है, मान लो बिहार के हो, आप जाते हो केरला, तो बिहार में क्या फेमस है, बिहार में जो है क्या फेमस है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो फेमस है। तो जब आप केरला जाओगे बेटा, खाने पीने की चीजें अपने साथ लेके जाओगे। जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यहाँ पे छोले भटूरे जो है बहुत ज्यादा फेमस है, छोले भटूरे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि मैं उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये इन सब जगह जो है, राजस्थान हो गया, इनमें जो आप बोल सकते हो कि ये जो छोले भटूरे हैं, ये जंक फूड है, समोसा वगैरह है, ये बहुत फेमस है। अगर आप चले जाओगे बेटा साउथ में, यानी कि दक्षिणी भाग में आप जाओगे, तो वहां पे इतना फेमस नहीं है। लेकिन जब आप दक्षिणी भाग में जाओगे खुद, तो आप सोचोगे यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, बहुत सारे उत्तरी भारत के लोग रहते हैं, तो क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं, क्योंकि मेरे को तो बनाना आता है। तो अगर आप रेस्टोरेंट खोलोगे जिसपे आप समोसे दे रहे हो, ठीक है, और क्या दे रहे हो, छोले भटूरे दे रहे हो, ये सब सारी चीजें दे रहे हो, चाट पापड़ी दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, वहां के जो लोग हैं वो भी तो टेस्ट करेंगे ना। जिन्हें छोले भटूरे के बारे में पता ही नहीं है वो भी समझ जाएंगे भैया ये कहाँ है, ये भाई नॉर्थ इंडिया की डिश है। तो जब एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो तो खाद्य यात्रा भी होती है एक तरह की, यानी कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, अब जहां पे तीसरा चीज है बेटा, रेशम मार्ग, बेटा ये बहुत जरूरी है, रेशम मार्ग ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखना बेटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क रूट, ठीक है। सिल्क रूट मतलब क्या है बेटा, सिल्क रूट की अगर मैं बात करूं, इसके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो चाइना को बेटा पश्चिमी देशों से जोड़ता था, पश्चिमी देश मतलब यूरोप से जोड़ता था। चाइना भारत को ये है किससे जोड़ता था भाई, पश्चिमी जो देश है उनसे जोड़ा करता था। उस टाइम पे बेटा इस रूट से ही क्या हुआ करता था, इस रूट से ही जो है यात्रा हुआ करती थी। और ये जो सिल्क रूट है बेटा, ये भी दो तरीके का था, एक था समुद्री,
समुद्री मार्ग, मैरिटाइन आप बोल सकते हो मैरिटाइन रूट बोल सकते हो, यानी कि आप समुद्र से जा रहे हो। और एक था बेटा भूभाग, यानी कि यानी कि जमीन से बेटा आप एक जगह से जो है दूसरी जगह जा रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, जमीनी यात्रा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो तरीके की बेटा आप बोल सकते हो रेशम का मार्ग था बेटा। ठीक है ना। अब इसे रेशम मार्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में जब ये मार्ग बना था तो यहां से क्या था, यहां से सिल्क जो है यानी कि जो रेशम है उसका व्यापार हुआ करता था इसी मार्ग से, तो इस मार्ग को हमने रेशम मार्ग बोल दिया। अभी मैं बता रहा हूं बेटा रेशम मार्ग किससे जोड़ता है, तो बेटा रेशम मार्ग जो है चाइना को पश्चिमी देशों से जोड़ता है, या फिर आप उल्टा बोल सकते हो पश्चिमी देशों को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं बेटा इसके बारे में जो है हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं बेटा वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा पूर्व आधुनिक दुनिया में क्या क्या चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं भाई। तो बेटा भूमंडीकरण में क्या होता है बेटा, तो भैया व्यापार तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो व्यापार करने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। पहले व्यापार होता था, बिल्कुल जी, प्राचीन काल में भी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार हुआ करता था भाई। अगर मैं बात करूं बेटा भारत और चाइना उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन थे, बहुत ज्यादा विकसित देश थे बेटा। मतलब आप ये समझ सकते हो बेटा कि हमारे यहाँ का जो सूती कपड़ा है बेटा वो पूरी दुनिया में फेमस था। भैया हम अगर कपड़े ना पहनते, कपड़े ना भेजते ना यूरोप में, तो यूरोप के सारे लोग जो है नंगे पुंगे घूमते रहते। और स्पाइसेस भाई, जो मसाले थे बेटा वो हमारे भारत में बहुत ज्यादा फेमस थे, तो मसाले बेटा यहां से यूरोप जाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि व्यापार पहले नहीं हुआ करता था, अब भी व्यापार होता है, पहले भी व्यापार हुआ करता था। तो भाई भूमंडीकरण में क्या है भाई, व्यापार हो रहा है। विचारों का आदान प्रदान बेटा, विचारों का आदान प्रदान मतलब जब कोई एक इंसान दूसरी जगह पे जाएगा तो अपने विचार भी साथ में लेके जाएगा। जैसे मान लो मैं बात करूं बेटा, एक जो धर्म है बेटा, एक जो धर्म है यानी कि आप किसी भी धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, तो यहां से जो लोग जाते थे बेटा वो अपने धर्म का प्रचार भी किया करते थे। ठीक है ना, अपने विचारों को ले जाया करते थे भाई। एक जगह जो है, अब मैं बात बोलूंगा आपसे, मान लो कि बहुत सारे जो विचारक हैं बेटा, जो यूरोप में विचारक रहे हैं बहुत सारे, इनका आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इनके जो विचार हैं भारत में कैसे आए, तो ये सारी चीजें कैसे हुई बेटा, तो ये आप बोल सकते हो बेटा, कहने का मतलब क्या है, भूमंडीकरण का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। लोगों का प्रवास बेटा, प्रवास मतलब माइग्रेशन। ठीक है, लोगों का प्रवास मतलब माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना। ठीक है, तो लोग जो होते हैं बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं जहां उन्हें ठीक लगेगा। मान के चलो एक कोई इंसान रह रहा है किसी जगह पे, मान लो वहां पे हमला हो गया, वहां पे सूखा पड़ गया, वहां पे बाढ़ आ गई, तो उससे क्या करेगा बेटा, वो तो अपनी जान बचाने के लिए बेटा एक जगह से दूसरी जगह भागेगा। वो मान लो बेरोजगार हो गया तो जहां रोजगार के अवसर हैं वहां पे वो जाएगा। ठीक है ना, तो लोगों का माइग्रेशन भी हुआ है, लोगों ने प्रवास भी किया है, एक जगह से दूसरी जगह बेटा वो मूव भी हुए। तो इतनी जो चीजें हैं बेटा आपको पता होनी चाहिए बेटा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे ना अपनी तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा उससे। तो भाई ये ही काफी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतनी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात कर लेते हैं बेटा सिल्क रूट की। इसके बारे में बेटा मैंने थोड़ा सा बता दिया, सिल्क रूट बोल सकते हो आप, रेशम का मार्ग बोल सकते हो आप। तो बेटा ये क्या था बेटा, तो व्यापार मार्ग जो है, ये जो व्यापार मार्ग था बेटा वो चीन को जो है पश्चिमी देशों से जो है और जो अन्य देश है बेटा उन्हें जोड़ता था। पश्चिमी देश की बात हो रही है, कौन से देशों की बात हो रही है बेटा, तो ये यूरोप की बात हो रही है। यूरोप में इतने भी देश हैं बेटा उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उनसे ये जो है सिल्क रूट चाइना को जोड़ता था, चाइना को, भारत को, इन सबको जो है जोड़ा करता था। ठीक है ना, अन्य देशों से जोड़ता था, उसे सिल्क रूट ही कहा जाता था। ठीक है ना, अब भाई सिल्क रूट की मैं बात करूं तो अभी का नहीं है सिल्क रूट। सिल्क रूट बेटा जो ईसा युग जो था, ठीक है, जो ईसा यानी कि जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले, यानी कि जब ईसाई धर्म भी नहीं आया था उससे पहले का जो है बेटा सिल्क धर्म, जो मैं कह रहा हूं सिल्क धर्म, सिल्क रूट जो था वो अस्तित्व में आ गया था। मतलब कहने का मतलब यह है सिल्क रूट बेटा बहुत पुराना है, 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है बेटा। जब बौद्ध धर्म आया था उस टाइम से ये जो सिल्क रूट है वो चल रहा है, 2500 साल पुराना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ईसा युग जो है इससे पहले की आप बोल सकते हो, इससे पहले जो है बेटा जो सिल्क रूट है वो अस्तित्व में आ चुका था। ईसा युग के शुरुआत से पहले ही जो है ये सिल्क रूट अस्तित्व में आ चुका था। ठीक है ना, अब क्या हुआ बेटा, देखो सिल्क रूट के रास्ते से बेटा ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में जो है पहुंच पाए थे। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि जब एक इंसान दूसरी जगह पे जाएगा तो अपने विचारों को भी ले जाएगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे कि ईसाई धर्म के लोग हो गए, ठीक है ना, इस्लाम धर्म के लोग हो गए, बौद्ध धर्म के जो लोग हो गए बेटा, वो इसी रास्ते से जो है अपने धर्म का प्रचार किया करते थे विभिन्न दुनिया के अलग अलग देशों में। तो इतनी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। जो पॉइंट्स हैं बेटा ये आपको याद करने हैं, 3 पॉइंट्स हैं बेटा, ये 3 पॉइंट्स आपको जो है बेटा कोट कर देने हैं जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पीपीटी बनाई है, तो ध्यान से करना है बेटा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा सिल्क रूट के बारे में, तो थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड करते हैं। देखो ये सिल्क रूट है बेटा, वेस्ट की बात हो रही है, वेस्ट मतलब ये जो यूरोप है, यूरोप है, यूरोप की बात हो रही है। ईस्ट के मतलब, ईस्ट मतलब तो यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, चाइना और भारत की बात हो रही है, भारत। ठीक है, अच्छा ये जो सिल्क रूट था बेटा, ये बेटा सिल्क रूट जो था इस पे अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। ठीक है ना, यहां से जो है
ये लोग क्या करते थे बेटा, यहाँ से जो है ये मसाले ले जाया करते थे। ये जो वेस्ट वाले जो लोग हैं बेटा वो मसाले ले जाया करते थे। उसके बदले क्या दिया करते थे, ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, है ना, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये काट दो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो वो यहाँ से क्या ले जाते थे, जो वेस्ट वाले लोग थे, यूरोप के जो लोग थे बेटा, वो ईस्ट से, यानी कि किसकी बात हो रही है, ये पूर्वी भारत की बात हो रही है, पूर्वी पार्ट की। थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है बेटा, ये पश्चिमी है भाग, और ये क्या है, ये पूर्वी भाग है, ठीक है। ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। अगर मैं बात करूं सिल्क रूट की बेटा, तो ध्यान से देखना, सिल्क रूट भी दो तरह के थे। एक तो पानी वाला जो रास्ता था, इस रास्ते से जो है व्यापार हुआ करता था, पानी वाले रास्ते से। और एक कौन सा रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है बेटा, जो जमीनी रास्ते से जो है व्यापार हुआ करता था। सिल्क रूट भी दो तरह के थे, एक तो भाई जमीनी और एक पानी वाला। अच्छा ये क्या है बेटा, इधर साइड, यानी कि क्या है, चाइना है, ये क्या है, चाइना है। तो चाइना से जो व्यापार हुआ करता था, ये क्या है बेटा, ये पूरा जो इलाका है किसका है भाई, तो ये पश्चिमी इलाका यानी कि वेस्ट वाला एरिया है, यहां से जो है ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो ये लोग क्या करते थे, जो यूरोपीय लोग हैं बेटा, वो यहां से मसाले ले जाया करते थे। मसाले कहां से बेटा, हमारे देश से, हमारे देश से चाइना से मसाले ले जाया करते थे, और उसके बदले क्या दिया करते थे हमें, तो इनके पास बेटा सोना चांदी बहुत था। इनके पास जो है सोना चांदी के भंडार थे, तो वो हमें सोना चांदी देते थे। पेमेंट कैसे दिया करते थे, तो बेटा सोना चांदी की फॉर्म में जो है सोना चांदी जो है दिया करते थे। उसके बदले जो है हमें मसाले, उसके बदले हम जो उन्हें मसाले दे दिया करते थे, ठीक है। और उसके बदले उन्हें क्या देना पड़ता था, तो सोना चांदी जो है वो हमें दे दिया करते थे। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। तो भैया यहाँ पे जो ट्रेड हुआ है, पूरा व्यापार हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे वो हमसे स्पाइसेस ले रहे हैं, हमसे मसाले ले रहे हैं, और उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें क्या मिल रहा है भाई, उन्हें मसाले मिल रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, तो हमें सोना चांदी मिल रहा है, ठीक है। पेमेंट किस में कर रहे हैं, वो सोना चांदी में कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहां पे क्या है, देखो यहां पे, तो देखो ये क्या है बेटा, ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, ठीक है। अब यहां से बेटा ट्रेड हुआ करता था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज और लिखी है बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। 1453 में जो है टर्की का कब्जा। अब बेटा होता क्या है बेटा, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, कब तक, सब कुछ सही चल रहा था बेटा 1453 तक, सब कुछ सही चल रहा था 1453 तक। 53 में हुआ क्या बेटा, जो टर्की होता है बेटा, टर्की का कब्जा हो जाता है बेटा इस जगह पे। देखना अभी आपको समझ में आ जाएगा। टर्की का जो है कब्जा हो जाता है बेटा इस सिल्क रोड पे, पानी वाले और जमीनी दोनों पे जो है टर्की अपना कब्जा जमा लेता है। तो टर्की वाले बोलते हैं कि तुम्हें दो ऑप्शन दे रहे हैं, अगर तुम्हें व्यापार करना है, यानी कि इनसे बोला, ये जो यूरोप के लोग थे ना, इनसे बोला अगर तुम्हें व्यापार करना है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो लड़ो आके हमसे, या तो इस्लाम कबूल लो, तभी जो है व्यापार कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये पानी वाले रास्ते से यहाँ पे ये ऐसे आते थे, ये क्या है बेटा, यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये रेड सी है, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, और ये रेड सी है, लाल समुद्र है, ये यहाँ से जो है ये भारत आया करते थे, ठीक है। और ये जमीनी रास्ते जो है चाइना में जाया करते थे। अब ये जो रास्ता था बेटा, इस पर किसका कब्जा हो गया, तो इस पर जो है बेटा टर्की का कब्जा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से इन्हें जो है बेटा, आप बोल सकते हो यूरोप के जो लोग हैं बेटा, इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर क्या होता है बेटा, फिर आप देखोगे बेटा क्या होता है, अलग अलग जो है खोजें होने लगती हैं। जैसे फिर इसी टाइम पे जो है अमेरिका की खोज होती है। अमेरिका की खोज कौन करता है बेटा, तो कोलंबस जो है अमेरिका की खोज करते हैं। वैसे भारत की भी खोज होती है। तो 1400, अरे हम बोलते हैं ना बेटा भारत की खोज, तो भारत की खोज का मतलब क्या है, तो भारत की खोज का ये मतलब नहीं है कि भाई भारत, पहले किसी को पता नहीं था भारत के बारे में, भारत के नए रास्ते की खोज। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे पहले जो व्यापार हो रहा है वो यहां से हो रहा है, अब किसी को जो है दूसरा रास्ता पता नहीं था, अब यहाँ पे जो है टर्की वालों ने कब्जा कर लिया अपना। अब भाई कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना, कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेटा जो वास्को ड गामा थे बेटा, उन्होंने नया रास्ता खोजा था 1498 में। 1498 में बेटा जो उन्होंने एक नया रास्ता खोजा था, वो कहां से होके जाता था, तो ये बेटा ये जो अफ्रीका देख रहे हो ना आप, यहां से होते हुए जो है, यहां से होते हुए जाया करता था, ठीक है। तो इन्होंने नए रास्ते की जो है खोज की थी। कोलंबस भी बेटा क्या करने गए थे, कोलंबस भी बेटा भारत की खोज में निकले थे, लेकिन वो भारत की जगह कहां पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो अमेरिका की खोज हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जब यहाँ पे व्यापार में क्या आने लगी, रुकावट आने लगी, तो यूरोप के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, नए नए मार्गों को जो है खोजना शुरू कर दिया, ताकि उनके जो व्यापार है इसमें रुकावट ना आए, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इस जगह पे जो है, आप सिल्क रूट की बात कर रहा हूं मैं, सिल्क रूट पे जो है आप बोल सकते हो टर्की जो लोग हैं, टर्की जो है उसका जो है यहाँ पे रूल हो आ चुका था। यार टर्की जो लोग हैं बेटा, इन्होंने यहाँ पे क्या करके रखा था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इतनी जो चीजें हैं बेटा आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं बेटा भोजन की यात्रा। तो बेटा भोजन की यात्रा की बात करते हैं, तो भैया मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब एक इंसान दूसरे जगह पर जा रहा है तो वो भोजन के बारे में भी जानता होगा, जो उसके यहाँ पे चीजें खाई जाती हैं वो वहां पे ले जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे जो चीजें खाई जाती हैं वो भी तो वहां पे ले जाएगा। तो जैसे मैं बात करूं बेटा भोजन की, तो आज आप देखते हो ना, आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली और ये शकलकंद, पूरी दुनिया में जो है आज क्या है भाई, आम चीज है बेटा, ये हर कोई खाता है। पूरी दुनिया में बेटा ये जो चीज है बेटा हर कोई
खाता है, ठीक है ना। आपको जान के हैरानी होगी बेटा, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो था बेटा, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की उसने गलती से खोज कर ली थी, तब उसे ये सारी चीजों के बारे में पता चला था, ठीक है। उससे पहले जो है इन सारी चीजों के बारे में बेटा कोई कुछ जानता ही नहीं था। तो भाई जितनी भी चीजें बेटा आज देख रहे हो, आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली, शकरकंद, पूरी दुनिया में जो है आम खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की महाद्वीप की खोज की थी, उसके बाद जो है बेटा यहाँ पे उसे इन सारी चीजों के बारे में पता चला। उससे पहले कोई भी नहीं जानता था। अमेरिका के जो लोग हैं बेटा, वो वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन है, वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया करती थी। अब सोच के देखो बेटा कि आज के टाइम पे हम सब आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, लेकिन भाई इसकी खोज कब हुई थी बेटा? जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब है उसने अमेरिका की खोज की थी। तो इतनी चीजें आपको बेटा आई होप क्लियर हो गई होगी, इतनी चीजें जो है आपको बेटा क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं बेटा नूडल्स की बात कर रहा हूं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नूडल्स की बात की थी बेटा, तो चीन की मैं बात करूं बेटा, चीन के देन, ठीक है। नूडल्स किसकी देन है? तो चीन की देन है, ठीक है। नूडल्स किसकी देन है? तो चीन की देन है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में यह है सेवइयों के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इटली में जो है स्पैगेटी के रूप में जाना जाता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में ऐसे सेवइयां बोल देते हैं, आपने देखो दूध की सेवइयां खाते हो आप, नमकीन सेवइयां खाते हो। और मैं बात करूं बेटा, ये इटली में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस इटली में बेटा इसे स्पैगेटी के नाम से जो है जाना जाता है, स्पैगेटी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा आलू। तो आलू की खोज कहां कब हुई थी बेटा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो आलू है बेटा, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब कहां गए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, आप बोल सकते हो जब अमेरिका गए, तब उन्होंने आलू की खोज की। अब बेटा जब आलू की खोज हो गई, तो यूरोप के जो लोग थे बेटा, यूरोप के जो लोग थे बेटा, उनका पूरा जीवन बदल गया। वो पूरी तरह से जो है बेटा आलू पे डिपेंड हो गए, पूरी तरह से बेटा वो आलू पे निर्भर हो गए, ठीक है ना। 1880 के दशक में किसी बीमारी ने आलू की फसल तबाह हो, किसी बीमारी की वजह से जो आलू की फसल थी बेटा वो तबाह हो गई। तो भाई जो लोग थे बेटा भूख के कारण मर गए। अब सोच के देखो कि भैया जो यूरोप के लोग थे बेटा, जो यूरोप के लोग थे बेटा, खासकर जो आयरलैंड के लोग थे, वो आलू पे इतना निर्भर हो गए, इतना निर्भर हो गए कि भाई वो खाते सुबह आलू, शाम को आलू, दोपहर में आलू, हर टाइम आलू ही आलू। तो हुआ ये कि 1840 में बेटा कि यहाँ पे एक आलू में बीमारी फैल जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे आलू की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो जब आलू की फसल बर्बाद हो जाती है, तो यहाँ के लोग इतना निर्भर हो गए होते हैं आलू पे बेटा कि वो भूख की वजह से मर जाते हैं। तो सोच के देख लो जरा कि आलू पे जो यूरोप के लोग थे, खासकर आयरलैंड के जो लोग थे, वो कितना निर्भर हो गए थे। तो इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आई हैं। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जब भाई एक इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो बेटा भोजन की भी यात्रा होती है, भोजन जो है बेटा वो भी आता है। आज के टाइम पे आप डोसा खाते हो, इडली खाते हो, ये कहाँ का फूड है, कहाँ का खाना है बेटा? तो ये साउथ का खाना है, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी भाग में जो लोग रहते हैं बेटा, वो तो इसे खाने की तरह खाते हैं। हम तो ऐसे कभी कभी लंच करने जाते हैं, तो भाई साउथ इंडियन खा लिया हमने, तो कैसे आया वो? तो भाई जब एक इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है भोजन भी जो है, भोजन की यात्रा भी होगी, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा बीमारी, व्यापार और फतह। बीमारी, व्यापार और फतह। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बेटा मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की। बेटा यूरोप एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट रहा है, आप बोल सकते हो कॉन्टिनेंट रहा है, सब कॉन्टिनेंट तो नहीं, कॉन्टिनेंट रहा है, एक महाद्वीप रहा है, जिसने क्या किया है, जिसने पूरी दुनिया भर में कब्जा किया है। तो आप इसे ऐसे समझो कि जो यूरोप है ना बेटा, जो यूरोप है, ठीक है ना, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? इसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। इसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? आप 3 नहीं बोल सकते, आप 4 बोल लो। एक थी भाई यूएसए, अमेरिका, ठीक है। इसकी ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यूरोप है भाई, यूरोप की कितनी 4 गर्लफ्रेंड है? एक तो हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया बेटा चीन, ठीक है, और तीसरा हो गया बेटा हमारा भारत। इसे ऐसे समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। और चौथा हो गया बेटा अफ्रीका, ठीक है। तो यूरोप की बेटा कितनी गर्लफ्रेंड है? 4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और यूरोप जो है ना, ये काफी कैसा है, ये बेवफा टाइप का है, ठीक है। यूरोप की आदत है धोखा देने की। अब ये क्या करेगा, ये अपनी 4 गर्लफ्रेंड को ना अपने मतलब के लिए जो है इस्तेमाल करेगा। समझो ना, ये अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत ज्यादा ठगेगा इन्हें, ठगेगा इन द सेंस इन्हें लूटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यूरोप जो है एक बेवफा बॉयफ्रेंड है, और उसकी 4 गर्लफ्रेंड है। 4 गर्लफ्रेंड, अब किसी को किसी के बारे में पता नहीं है, तो एक अमेरिका गर्लफ्रेंड हो गई, और एक चीन गर्लफ्रेंड है, और एक अफ्रीका गर्लफ्रेंड है, और आप बोल सकते हो भारत गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो अभी यहां तक समझो, तो ठीक है ना। तो यूरोप की जो है 4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या भाई, यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग की जो है खोज कर ली। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहाँ पे नई नई खोजें होने लगती हैं। तो उसमें से एक सबसे जरूरी महत्वपूर्ण खोज क्या थी? अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज भी बेटा गलती से हुई थी। भारत की खोज करने निकले थे, कोलंबस कहां पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भारत का जो नया मार्ग था, तो भाई आप बोल सकते हो जो ये जो 1498 में जो है, आप बोल सकते हो यहाँ पे भारत के नए रास्ते की खोज हो जाती है, ठीक है। वास्को डी गामा जो है वो खोज निकालते हैं भारत के नए रास्ते को। तो यूरोप की जो है फतह की नींव। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? चेचक की बीमारी। अब हुआ क्या बेटा? तो यहाँ पे जब ये कहां पे गए बेटा? जब यूरोप के लोग अमेरिका गए,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यार यूरोप के जो जो अमेरिका के लोग हैं इनके पास तो क्या है, बहुत सारा संसाधन है, अब इन पे कब्जा कैसे किया जाए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो अपनी पहली गर्लफ्रेंड थी भारत, भारत में क्या किया इन्होंने, राजाओं के आपस में फूट डलवा दी। भारत में आए ये, ठीक है, भारत में भी तो आए थे यूरोप के लोग, भारत में तो 200-300 साल राज किया है। तो भारत में आए तो भारत में क्या किया इन लोगों ने, आपस में जो राजा थे ये एक दूसरे से नफरत किया करते थे, तो भारत में क्या किया, फूट डालो और राज करो। तो राजाओं को आपस में लड़वाया और खुद राज करने लगे, ठीक है। अब यहां पे गए, यहां कहां पे, ये अमेरिका की खोज कर ली, अभी अमेरिका में भी गए। अब जब अमेरिका की बेटा इन्होंने खोज की तो इन्होंने देखा कि अमेरिका में ऐसा नहीं चल पाएगा, अमेरिका में जो लोग हैं थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने अमेरिका में जो चेचक बीमारी है बेटा, जो चेचक बीमारी है बेटा वो फैला दी, जो छोटी चेचक होती है वो फैला दी। अब हुआ क्या, देखो जो यहाँ पे यूरोप के लोग थे इनके पास पहले से क्षमता थी कि ये इस रोग से लड़ सकते थे, क्यों, इन्हें पहले भी हो चुका था। और इस बीमारी की एक खासियत है कि इसे एक बार हो जाती है ना फिर दोबारा होती नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये अपना वायरस जो था, ये जो चेचक का जो बैक्टीरिया है ये अपने साथ लेके गए थे, और उन्होंने क्या किया, जो वहां की जो मूल निवासी थे, अमेरिका के जो मूल निवासी थे उसमें ये बीमारी फैला दी चेचक। और आप देखोगे बेटा कि आधी से ज्यादा जो जनसंख्या होती है बेटा, जो अमेरिका की होती है बेटा, वो मर जाती है, ठीक है। सोच के देखो इन्होंने क्या किया, देखो भारत में इन्होंने फूट डाला और राज किया, ठीक है। तो पहली गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया भारत को। अब दूसरी जो गर्लफ्रेंड थी बेटा अमेरिका जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी बेटा, इसे भी धोखा कैसे दिया, इसे तो बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। कैसे दिया बेटा, यहाँ पे जो है चेचक बीमारी फैला दी, जिससे अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं बेटा वो मर जाते हैं, ज्यादातर सारे मर जाते हैं, 60 to 70% जो पॉपुलेशन होती है बेटा वो मर जाती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा, अभी अफ्रीका की भी बात करेंगे बेटा, अभी हम अफ्रीका की भी बात करेंगे, अफ्रीका को कैसे धोखा मिलता है, और चाइना की भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। तो भाई यूरोप की बेटा मैं बात करूं बेटा, यूरोप में काफी तरह तरह की समस्याएं आ रही थी उस टाइम पे बेटा। बात करूं ना, आज के टाइम पे आप देखते हो कि यूरोप के जो देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये काफी डेवलप्ड है, स्विट्जरलैंड आज के टाइम पे काफी डेवलप्ड है बेटा। लेकिन उस टाइम पे बेटा ये कैसे थे, भिखमंगे हुआ करते थे बेटा, कपड़े तक को नहीं थे पहन के, मतलब कपड़े भी नहीं थे इनके पास पहनने तक को, कपड़े भी हमारे यहाँ से ले जाते थे, इनका जो खाना है वो पचता नहीं था, स्पाइसेस हमारे यहाँ से जाते थे, मसाले हमारे यहाँ से जाया करते थे। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो जो यूरोप था बेटा वो काफी गरीब था, ठीक है ना। बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रखी थी वहां पे, और वहां पे बेटा धार्मिक टकराव बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। धार्मिक टकराव मतलब जो भी ईसाई धर्म के खिलाफ बोलता है उसे मार दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या था बेटा, डर का माहौल था। तो इस वजह से जो लोग थे बेटा एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रवास कर रहे थे, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि लोगों का प्रवास भी हुआ है, भूमंडीकरण में लोगों का प्रवास भी हुआ है, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करे हैं। तो क्यों किया है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज थी, वो थी धार्मिक टकराव, ठीक है ना। धार्मिक टकराव ज्यादा हो रहे थे बेटा, लोग जो है धर्म के पीछे एक दूसरे को मार रहे थे, तो इस वजह से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट करने लगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते चीन की। तो चीन जो थी बेटा, जो तीसरी गर्लफ्रेंड थी, चीन जो थी बेटा वो यूरोप की तीसरी गर्लफ्रेंड थी। तो चीन ने क्या किया, चीन थोड़ा समझदार निकला, चीन ने ब्रेकअप कर लिया कि एक काम करो भाई, ये जो यूरोप है ना ये बहुत धोखेबाज है, तो इससे हम ब्रेकअप कर रहे हैं। तो चीन ने क्या किया, तो चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगा दिया, ठीक है, और दुनिया के बाकी हिस्सों से जो है अलग थलग हो गया। तो चीन ने भाई यूरोप से क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। तो भाई देखो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो ट्रेड हुआ करता था ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चाइना है पूरा। तो यहाँ पे जो संपर्क था बेटा चीन ने बाहरी दुनिया से बिल्कुल खत्म कर लिया। तो कह सकते हो आप कि चीन ने जो है यूरोप से ब्रेकअप कर लिया। तो मैंने बताया था पहली गर्लफ्रेंड जो थी भारत, तो भारत में तो फूट डाली और राज करने लगे। दूसरी गर्लफ्रेंड को कैसे धोखा दिया, तो वहां पे चेचक बीमारी फैला दी अमेरिका में। तीसरी जो गर्लफ्रेंड थी चाइना, उसने खुद ही ब्रेकअप कर लिया और उसने बाहरी दुनिया से जो है वो बिल्कुल मतलब छोड़ दिया, बाहरी दुनिया से बिल्कुल ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इससे ज्यादा बेटा सिंपल वे में जो है कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा थोड़ा सा कैसा है, टेक्निकल है, थोड़ा सा मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है। जब किताब खोल के बैठोगे एनसीईआरटी में तो आपको उसमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ बेटा, विश्व के व्यापार का जो केंद्र बिंदु था वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी क्या था बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, चाइना ने तो अपने आप को क्या कर लिया, बिल्कुल आइसोलेट कर लिया भाई। चाइना ने बोला कि भैया हमें किसी से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे बेटा जो यूरोप था बेटा, यहाँ पे जो यूरोप था बेटा, अब देखो यूरोप है क्या, पहले ये समझो यूरोप क्या है बेटा। यूरोप एक महाद्वीप है, जैसा हम किस महाद्वीप पे रह रहे हैं, हम एशिया नाम के महाद्वीप पे रह रहे हैं, वैसे यूरोप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जहां पे बहुत सारे देश हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो विश्व का जो व्यापार का बेटा केंद्र बिंदु था वो क्या बन गया, तो वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले कहां पे था, पहले चाइना और भारत में था। तो चाइना ने तो मतलब रखना छोड़ दिया और भारत पे यूरोप का कब्जा हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, तो भाई यूरोप। तो यूरोप ने तो सबको धोखा दिया है। तो यूरोप बेटा क्या करना भाई, यूरोप जो है बेटा व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया दुनिया का, ठीक है। अब यहां से शुरू होगा बेटा यूरोप के अच्छे दिन, यहां से जो है बेटा यहाँ पे विकास होना शुरू हो जाएगा यूरोप का। क्यों ना होता बेटा विकास, क्योंकि लूटा किसने है भाई, लूटा तो हमें ही है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई भारत को लूटा, इन्होंने किसको लूटा, इन्होंने अमेरिका को लूट लिया, इन्होंने किसको लूटा, इन्होंने अफ्रीका को लूट लिया। तो सबको ही लूटा है बेटा, तभी तो इतनी चमक है इनके देश में,
है ना। चलिए, तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा 19वीं सदी में। तो भैया 19वीं सदी में बेटा क्या होता है, 19वीं सदी में जो है यूरोप की किस्मत क्या हो जाती है, चमक जाती है। कैसे चमकती है उसके बारे में कहानी जानेंगे बेटा हम, और हमें डिटेल में जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। चलिए, तो 19वीं सदी में जो है दुनिया तेजी से बदल रही थी बेटा, जल्दी बहुत तेजी से जो है बदलाव आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, इसका सबसे मेन जो कारण है बेटा वो है औद्योगिकरण। यहाँ पे अलग अलग चीजें जो है वो इन्वेंट हो रही थी भाई। स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, स्पिनिंग जो मशीन होती है, कपड़े बनाने की जो मशीन होती है, इसका आविष्कार हो गया। तो यूरोप जो था ना बेटा वो टॉप पे था एकदम। मतलब यूरोप का होता है ना, हर किसी का टाइम आता है, बोलते हैं ना कुत्ते का भी दिन आते हैं, कुत्ते के भी दिन आते हैं, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी, कुत्ते के भी दिन आते हैं। तो ये आज से 2000 साल तक कौन राज कर रहा था भाई, भारत और चाइना राज कर रहे थे। अब भारत की बारी खत्म, चाइना की बारी खत्म, अब यहाँ पे कौन चमक रहा था, तो यहाँ पे बेटा यूरोप चमक रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दुनिया में जो है बेटा तेजी से जो है बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस अवधि में जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में जो है बड़े जटिल बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप बोल सकते हो सामाजिक, ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव आते हैं, आर्थिक रूप से बदलाव आते हैं भैया, आर्थिक रूप से बदलाव आते हैं, सारी सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तकनीकी मेन है बेटा, तकनीक, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में जो है बदलाव देखने को मिलते हैं, इन सारे क्षेत्र में जो है आप बोल सकते हो बदलाव देखने को मिलते हैं। उन बदलाव की वजह से बेटा विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में जो है अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलते हैं। तो भाई जो देश थे बेटा, अलग अलग देश थे, इनके जो समीकरण है, इनके जो रिश्ते हैं, उनके जो समीकरण है, इसमें भी बेटा जो है काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो भाई बेटा जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो बेटा बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स हैं, वो मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई जो आर्थिक आदान प्रदान होते हैं, यानी कि आर्थिक मतलब पैसा, जब भी कभी आर्थिक शब्द आ जाए तो समझ लेना पैसा। तो आर्थिक जो आदान प्रदान होते हैं, तो वो बेटा 3 तरह के होते हैं। पहला बेटा व्यापार का आदान प्रदान, व्यापार का आदान प्रदान। तो भैया जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो क्या करोगे, व्यापार करोगे, व्यापार भी करोगे ना। और दूसरा क्या होता है बेटा, श्रम का आदान प्रदान। श्रम मतलब भैया, श्रम मतलब क्या हो गया, श्रम मतलब मजदूरी। जो भाई वर्कर्स जो है काम करेंगे आपकी फैक्ट्री में, तो श्रम का भी आदान प्रदान होगा भाई। जब यहाँ पे एक जगह पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो इंसान को तो अपना पेट पालना है ना बेटा, तो एक जगह से दूसरी जगह भी जाएंगे, वो क्या करने भाई, नौकरी ढूंढने, श्रम की तलाश में, काम की तलाश में, ठीक है। पूंजी का आदान प्रदान, तो भैया जब कहीं जा रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो कहीं, तो पैसा चाहिए ना, फ्री में थोड़ा ना मिलेगा। तो पूंजी मतलब जो पैसा आप लगा रहे हो अपने व्यापार में, जो पैसा अपने व्यापार में लगा रहे हो, उसे हम पूंजी बोलते हैं। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे बेटा, तो पैसा तो लेके जाओगे ना। मान लो आज के टाइम पे बाहर की कंपनी, अमेरिका की कंपनी भारत में आती है, तो भैया पैसा लेके आएगी ना, खाली हाथ तो आएगी नहीं, ठीक है। तो आपको आई होप ये तीनों चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। तो बेटा 19वीं सदी में कहने का मतलब क्या है, बड़े बड़े जो है जटिल बदलाव देखने को मिले, सामाजिक रूप पे, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। अब भाई यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ, वैश्विक मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो आज के टाइम पे आपको जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका निर्माण की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण जो है भोजन की मांग तेजी से बढ़ती हुई। अभी हुआ क्या बेटा, 18वीं सदी के अंत तक आते आते बेटा अब देखोगे जो यूरोप होता है बेटा, जो यूरोप महाद्वीप होता है, यहाँ पे जो जनसंख्या होती है बेटा, इनकी जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, इसमें भारी वृद्धि देखने को मिलती है। तो जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा बेटा, संसाधनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब एक बात बताओ, आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको कम भोजन की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपके घर में 10 बच्चे हैं, तो आपको भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे बेटा जो भोजन होता है बेटा, भोजन की जो मांग है बेटा वो तेजी से बढ़ने लगती है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, लोग ज्यादा हो जाएंगे खाने वाले, तो यहाँ पे भोजन की मांग जो है बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है बेटा, सरकार को जो है जमींदारों के दबाव के कारण मक्के के आयात पर जो है नियंत्रण लगाना पड़ा। इसके फलस्वरूप जो है ब्रिटेन में भोजन की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मक्का होता है बेटा, कॉर्न होता है, जो मक्का आपने सुना होगा, मक्का तो खाते होगे ना भून के, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था बेटा, पहले जो मक्का आता था बेटा, मक्का आया करता था, ठीक है, मक्का जो है बेटा आया करता था। फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बेटा जो मक्के का आयात है वो बंद हो गया। यानी कि पहले जो मक्का था बेटा बाहर से आया करता था, यानी कि आयात होता था मक्के का। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यूरोप की बात हो रही है। यहाँ पे मक्के का आयात हुआ करता था, लेकिन वहां पे जो सरकार के जो जमींदार थे, वहां के, कहां के जमींदार, यूरोप के जो जमींदार थे, इनके दबाव के कारण जो है आयात पर जो है नियंत्रण लगाना पड़ा। इन्होंने बोला हम मतलब बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो कॉर्न है वो बाहर से क्यों मंगा रहे हैं, हम अपने देश में ही उगाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो इनके देश में यानी कि यूरोप में जो मक्का उग रहा था ना, वो बहुत महंगा था बेटा, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जो बाहर से आ रहा था, बाहर से जो इंपोर्टेड जो मक्का आ रहा था बेटा, वो अच्छा भी था और वो सस्ता भी था। अब एक बात बताओ, आपको कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है और उससे अच्छी क्वालिटी की चीज आपको 5 रुपए की मिल रही है, तो कौन सी लोगे आप, 5 रुपए वाली लोगे। तो भैया जो बाहर से मक्का आ रहा है, उस पे इन लोगों ने, जमींदार जो थे, उन्होंने सरकार को पे दबाव डाला और यहाँ पे मक्के के आयात पे जो है यहाँ पे नियंत्रण लगा दिया, ठीक है। यानी कि अब से बाहर से मक्का नहीं आएगा।
जब बाहर से मक्का आना बंद हो गया तो क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पे जो भोजन की कीमतें थी वो बढ़ गई। अब मैंने क्या बताया, यहाँ का जो मक्का था, यूरोप का जो मक्का था वो काफी महंगा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब महंगा हुआ तो बेटा तो यहाँ पे मक्के की जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रिटेन में जो है भोजन की कीमतें जो है बढ़ने लगी। क्यों बढ़ी भाई, तो फिर से मैं बोलूंगा बेटा क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटेन में जो कॉर्न था, जो मक्का था बेटा, वो बहुत ज्यादा महंगा था और जो बाहर से आ रहा था वो काफी सस्ता था। तो जब वहां के आयात पे जो है नियंत्रण लग गया तो बाहर से तो मक्का आ नहीं रहा, तो वहां के जो लोग हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं खुद के वही मक्का उगा रहे हैं, लेकिन वो महंगी उगा रहे हैं। तो यहां से फलस्वरूप इससे क्या हुआ, तो इसके फलस्वरूप बेटा जो है भोजन की कीमतें बढ़ जाती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ब्रिटेन में जो है भोजन की कीमत बढ़ गई। अब क्या हुआ भाई, ब्रिटेन में जो है भोजन की कीमत बढ़ गई क्योंकि मक्के के आयात पे जो है प्रतिबंध लग गया। उसके बाद जो है उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि कॉर्न लॉ समाप्त किए जाए। अब क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे जो लोग थे बेटा, जो गरीब लोग थे बेटा, उन पे क्या, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब भाई कोई चीज आप 5 रुपए की खरीद रहे हो, अब वो सेम चीज जो है आप 10 रुपए की ले रहे हो, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो आम लोग थे बेटा, यहाँ पे जो आम लोग थे, उन्होंने सरकार पे दबाव डाला कि आपने जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं मक्के के आयात पर, उन्हें हटा दिया जाए। यानी कि बाहर से मक्के को आने दो, क्योंकि बाहर वाले जो है सस्ता दे रहे हैं हमें, हम महंगा क्यों लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सरकार दबाव में आ जाती है और यहाँ पे जो भी कॉर्न लॉ, जो भी मक्के की जो भी नियम कानून पास किए होते हैं उसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा कॉर्न लॉ हटने के प्रभाव। अब भाई जब कॉर्न लॉ हटे, यानी कि जो मक्के पे जो प्रतिबंध से जैसे ही हटाए सरकार ने, तो इससे क्या हुआ, इससे कई सारे प्रभाव जो है बेटा वो देखने को मिले। तो बेटा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉर्न लॉ के हटने के प्रभाव क्या थे, सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पूरा छाप देना है, ठीक है। मैं पूरा बेटा चार्ट बना के लाया हूं, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, काफी टाइम लगा इस चैप्टर को बनाने में मेरे को, और कई दिन से आपकी डिमांड आ रही थी, तो अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या बेटा, बाहर से सस्ता अनाज जो है ब्रिटेन में आयात होने लगा। तो भैया हुआ क्या इसके फलस्वरूप, अब मैंने जैसा कि बताया आपको बाहर से सस्ता आता था, तो भाई ब्रिटेन में जो है बेटा सस्ता अनाज जो है बेटा वो ब्रिटेन में आने लगा, ठीक है। अनाज को खेतों से बंदरगाह तक सही समय तक पहुंचाना भी जरूरी हो गया था, इसके लिए रेल लाइन भी बिछाई गई। तो ये देखो जो अनाज है बेटा, उन्हें खेतों से बेटा बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए जो है रेलवे का भी विकास हुआ, रेलवे लाइन बिछाई गई ताकि समय पे जो है बंदरगाहों पर जो है अनाज पहुंच सके। और क्या हुआ भाई, किसानों ने खेती की जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जो है खाली छोड़ दिया और लोग भारी संख्या में जो है बेरोजगार हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब बेटा देखो यूरोप में जो किसान थे बेटा, अब ये तो महंगा मक्का उगा रहे हैं, तो महंगा अनाज उगा रहे हैं, तो इनका खरीद कोई रहा नहीं था, लोग तो बाहर का ही खरीद रहे थे, क्यों, बाहर का सस्ता था। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, जो किसान जो लोग थे बेटा, इन्होंने खेती का जो है बड़ा हिस्सा, जमीन का जो बड़ा हिस्सा है बेटा वो खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो खुद जो अनाज उगा रहे थे ना, ऐसा कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों खरीद रहा था भाई, यहाँ पे जो अनाज है बेटा वो काफी महंगा था, यहाँ पे जो कॉर्न है, यहाँ पे जो मक्का है वो काफी महंगी थी, तो लोग खरीद नहीं रहे थे। तो इस वजह से जो है किसानों ने एक बहुत बड़ी जमीन का जो हिस्सा है वो खाली छोड़ दिया और कई सारे जो किसान है बेटा वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे रोजगार की तलाश में। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो बड़े बड़े किसान थे अब ये खेती करनी छोड़ दी इन्होंने, क्योंकि कुछ फायदा है नहीं, कोई खरीद रहा नहीं है इनके, तो इन्होंने नौकरी की तलाश में जो है शहरों में बेटा पलायन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये प्रभाव देखने को मिले। और क्या क्या प्रभाव देखने को मिले कॉर्न लॉ के हटने के, भाई दाम गिरने से जो है ब्रिटेन में खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी मांग बढ़ने लगी, ठीक है। अब भाई दाम तो गिर गए हैं क्योंकि कॉर्न लॉ समाप्त हो चुका है, अब सस्ता अनाज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो खाने पीने की जो मांग थी वो बढ़ने लगी। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि यूरोप में जो है जनसंख्या बढ़ रही थी, तो भाई खाने पीने की चीजें भी बढ़ रही थी और फलस्वरूप क्या हुआ कि जो दाम थे बेटा, खाने पीने के जो दाम थे वो भी गिर चुके थे, ठीक है। चलिए औद्योगिकरण, आमदनी बढ़ने लगी। अब हुआ क्या बेटा, अब जब यहाँ पे ज्यादा खाने की मांग बढ़ गई तो फैक्ट्रियां भी ज्यादा खुलने लगी, अनाज की फैक्ट्रियां वगैरह ये सब ज्यादा खुलने लगी। इससे क्या हुआ बेटा, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण मतलब बड़ी बड़ी जो आप बोल सकते हो फैक्ट्रियां वगैरह हैं वो लगने लगी, और जो जमीनें खाली छोड़ दी थी उस पे जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी जो आप बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो खुलने लगी, ठीक है। इससे क्या हुआ बेटा, जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिला, इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो अतिरिक्त भोजन आयात करने की जरूरत पड़ी। अब इससे क्या हुआ बेटा, जब मांग बढ़ी खाने की तो और ज्यादा जो है बेटा, और ज्यादा जो है भोजन की मांग बढ़ने लगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या प्रभाव थे भाई कॉर्न लॉ के हटने के, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्या क्या थे भाई, अब और भी है यहाँ पे 3 और है बेटा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मजदूरों की किल्लत भाई। अब हुआ क्या बेटा, अब जो भी अनाज जो आता था, जो भी यूरोप में अनाज इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, वो कहां से आता था, तो बेटा वो अमेरिका से आता था और ऑस्ट्रेलिया से आता था। अमेरिका से आता था भाई, देखो ध्यान करो, अमेरिका कौन है, गर्लफ्रेंड जिस पर कब्जा कर लिया था चेचक फैला के, ठीक है। तो अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से अनाज आया करता था, सस्ता अनाज। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, तो यहां पे इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई भोजन की कि वहां पे मजदूरों की जो है किल्लत पड़ गई।
अब भाई ज्यादा भोजन की मांग पड़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, जब ज्यादा उत्पादन होगा तो लोगों की किल्लत होगी। तो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बेटा मजदूरों की जो है किल्लत बढ़ गई। अब हुआ क्या बेटा, 19वीं सदी में जो है लगभग 5 करोड़ लोग जो है यूरोप से अमेरिका की ओर और ऑस्ट्रेलिया की ओर पहुंच गए। अब जब यहाँ पे अवसर दिखे लोगों को, जब भाई यूरोप में पता चला कि भैया अमेरिका में तो अवसर है, बहुत ज्यादा अवसर है हम लोगों के लिए अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई इन्होंने क्या किया भाई, तो इन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। यूरोप के लोगों ने अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में पलायन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई मजदूरों की किल्लत थी और यहाँ पे जो है रोजगार के अवसर भी जो थे वो बहुत ज्यादा थे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो 19वीं शताब्दी में बेटा आप देखोगे कि लगभग जो 5 करोड़ लोग होते हैं बेटा, 5 करोड़ जो लोग होते हैं अमेरिका के, सॉरी यूरोप के बेटा, वो कहां पलायन कर देते हैं, वो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जो है पलायन करने लगते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप देखते हो ना बेटा, अमेरिका, आज के टाइम पे अमेरिका जाओगे ना तो ज्यादातर जो लोग हैं वहां पे वो यूरोप के ही हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो ज्यादातर लोग हैं बेटा कहाँ के हैं, वो भी यूरोप के ही हैं। ठीक है, वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन है, वहां की जो मूल निवासी हैं, उन्हें तो ये ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं भाई चेचक फैला के। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली। और 1890 का दशक आते आते कृषि क्षेत्र में जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में आप बोल सकते हो कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। यानी कि भाई यहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो आपस में जुड़ी आती है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि जो खाने की चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर हो रही है। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा तकनीक की भूमिका। अभी तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका रही है बेटा, चीजों को बदलने में बेटा तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है बेटा, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण तकनीकी आविष्कारों को टेलीग्राफ, रेलवे और स्टीमशिप कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 19वीं सदी में आपने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो है तकनीकी बदलाव आने लगते हैं। जैसे कि बेटा आविष्कार, यहाँ पे टेलीग्राफ का आविष्कार हो जाता है, रेलवे का आविष्कार हो जाता है बेटा, स्टीमशिप का आविष्कार हो जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हो जाता है, फ्रिज का, ठीक है, आविष्कार हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बेटा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है ना। प्रशीतित जहाजों के आविष्कार के बाद, प्रशीतित जहाज क्या होते हैं बेटा, प्रशीतित जहाज वो जहाज होते हैं जिसमें क्या होता है, फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, आविष्कार के बाद जानवरों को मार डाला गया और फिर जमे हुए मांस के रूप में जो है यूरोप भेज दिया गया। अब होता क्या था, सुनो यहाँ पे, अमेरिका से, सुनो यहाँ पे सुनना, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अमेरिका से बेटा यूरोप में क्या जाता था बेटा, मांस जाया करता था, मांस, मीट जाया करता था, मीट। ठीक है, अब जब बेटा फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होता था यहाँ पे, तो अमेरिका से बेटा जिंदा जानवर जो है यूरोप में भेजे जाते थे। अब हुआ क्या बेटा, जब जिंदा जानवर भेजे जाते थे यूरोप में, क्योंकि अब मरे हुए जानवर भेज नहीं सकते, कटे हुए जानवर जो है भेज नहीं सकते, खराब हो जाएंगे। अब भाई अमेरिका से यूरोप में आने में तो महीनों लग जाते हैं, तो उतनी देर में तो भैया खराब हो जाएंगे अगर कटे हुए जानवर भेजेंगे। तो उससे होता क्या था बेटा, जब जिंदा जानवर अमेरिका से यूरोप में पहुंचाए जाते थे तो उन पर टैक्स लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि जानवर तो जिंदा है, तो जिंदा जानवर पर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था। इससे क्या होता था भाई, इससे जो मीट के दाम है बेटा यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे वही सिर्फ मीट खाते थे, बाकी सारे जो लोग हैं वो मीट नहीं खा पाते थे। लेकिन हुआ क्या, फिर जैसे ही बेटा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ, रेफ्रिजरेटर जहाजों का आविष्कार हुआ, जिसमें पहले से ही रेफ्रिजरेटर लगा हुआ आता था, मतलब कूलिंग थी। तो इसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से बेटा अमेरिका से बेटा जो कटे हुए जानवर है, मतलब जानवरों का जो प्रॉपर मीट है वो ट्रांसफर होने लगा। इससे क्या हुआ, जब कटे हुए जानवर ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके फलस्वरूप बेटा जो मीट है बेटा वो बहुत सस्ता हो गया यूरोप में। तो ये यहाँ पे देखो एक उदाहरण है, बेसिकली यहाँ पे उदाहरण दिया है, आप इसे कोट भी कर सकते हो, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तकनीक की क्या भूमिका रही है। तो जैसे ही बेटा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ, उनके जहाजों का आविष्कार हुआ, तो इससे क्या हुआ बेटा, कटे हुए जानवर जो है वो अमेरिका से यूरोप में ट्रांसफर होने लगे। इससे क्या हुआ, इससे जो मीट था वो सस्ता हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं बेटा वो क्लियर हो गई होंगी। बेटा मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको, इतने ज्यादा डिटेल में बेटा कोई बताएगा नहीं, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, इतनी ज्यादा डिटेल में बेटा कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब बात कर लेते हैं यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए क्या किया। अब सुनो, यहाँ पे जो चौथी गर्लफ्रेंड है, पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, भारत पर कब्जा कर लिया। दूसरी गर्लफ्रेंड कौन थी, अमेरिका पे कब्जा कर लिया, चेचक फैला दिया। तीसरी गर्लफ्रेंड कौन थी, चाइना ने तो रिश्ता तोड़ लिया भाई, ब्रेकअप कर लिया यूरोप से। चौथी गर्लफ्रेंड थी बेटा इनकी अफ्रीका। तो भैया अफ्रीका में जाके इन्होंने कैसे कब्जा किया, कैसे रास्ते पे लाए अफ्रीका को, तो उसकी बात कर लेते हैं। अफ्रीका को कैसे बर्बाद किया, अफ्रीका को कैसे धोखा दिया यूरोप ने, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे लोगों पर इतना अधिक टैक्स लगाया गया कि उसे, अब जैसे मैं बेटा अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका जो है कहां पे, देखो सबसे पहले ये देखो अफ्रीका है कहां पे। तो अफ्रीका भी बेटा क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। जैसे यूरोप महाद्वीप है, एक एशिया महाद्वीप है, वैसे ही जो ये जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा जो देख रहे हो,
ये क्या है बेटा, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, इस अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। अब अफ्रीका में बेटा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में बेटा कंट्रोल करने के लिए बेटा यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे संसाधन बहुत थे, अफ्रीका में जो लोग थे बेटा वो कुछ करते नहीं थे, यहाँ पे मेन इनका धंधा था मवेशी पालना, जानवर पाला करते थे, जो भी दूध दही वगैरह होता है उसे बेचा करते थे और अपनी जिंदगी मस्त काट रहे थे, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। तो एक रात क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग थे वो आ गए कि भैया हम तुम पे भी कब्जा करेंगे। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अय्याशियों से जी रहे थे, भाई कुछ नहीं, एकदम मस्त जिंदगी काट रहे हैं, संसाधनों की कमी है नहीं। तो यहाँ पे जो यूरोप के लोग थे इन्होंने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था भाई, इन लोगों पर जो है इतना अधिक टैक्स लगाया गया कि इन्हें नौकरी करने के लिए जो है बेटा, बगानों में नौकरी करने के लिए जो है इन्हें मजबूर करना पड़ा। यानी कि टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया कि अब जब आप नौकरी करोगे तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी आप टैक्स दे सकोगे। तो यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। और क्या किया भाई, उत्तराधिकारी के कानून को बदल दिया भाई। तो पहले क्या था भाई, आज के टाइम पे क्या होता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो बहन भाइयों में जो है बराबर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे उत्तराधिकारी के जो कानून थे इसे भी बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया भाई, कि जैसे कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक भाई को ही मिलेगी। जब प्रॉपर्टी किसी एक भाई को ही मिलेगी तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि भैया दूसरे भाई को तो काम करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये नहीं था कि प्रॉपर्टी बराबर बराबर होगी, सिर्फ एक भाई को ही मिलेगी। आपके मान लो 4 भाई हैं, 4 भाई में से सिर्फ एक को ही जो है प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, अब मजबूरन जो है आपको काम करना पड़ेगा। अब खेत तो है नहीं आपके पास, तो आपको मजबूरन जो है अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब किसी भी परिवार का जो है एक ही सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता था। इससे क्या हुआ, अन्य लोगों को जो है मजदूरी करनी पड़ी, अन्य लोगों को जो है मजबूरी में आके जो है मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी एक को ही मिल सकेगी। अब क्या और क्या हुआ भाई, खान में काम करने वाले मजदूरों को जो है कैंपस के भीतर ही रखा जाता था और उन्हें खुला घूमने की जो है छूट नहीं थी। अब जो भी भाई बड़े बड़े बगान थे, खाने जो थी, यहाँ पे जो है बेटा इन्हें खुली छूट नहीं थी घूमने की, अंदर ही रहो, अंदर ही कैद रखते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। तो ये सारे जो है बदलाव करने शुरू किए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया बेटा इन लोगों ने, अपनी जो चौथी गर्लफ्रेंड थी इसके साथ जो सबसे गलत किया वो किया बेटा रिंडरपेस्ट। तो बेटा रिंडरपेस्ट के बारे में आ जाता है कि एक शॉर्ट नोट लिखो रिंडरपेस्ट पे। तो रिंडरपेस्ट था क्या बेटा, ये भी एक बीमारी थी जो मवेशियों में फैला दी थी। किसने भाई, यूरोपियंस ने। तो यूरोपी बहुत चालाक थे बेटा। जो अफ्रीका के लोग थे बेटा वो किस पे डिपेंड थे, वो मवेशियों पे डिपेंड थे। मवेशी मतलब ये गाय भैंस बकरी, इनकी जो चीजें हैं बेटा, इनका जो संसाधन है, इनसे जो भी कुछ मिलता है उसे ये बेच के अपना जीवन चलाया करते थे। जैसे गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है। तो इन सारी चीजों से जो है अपना जिंदगी जो है वो ऐसे चला रहे थे। अब जब इन्हें पता चला कि भैया यहाँ पे तो मवेशी है, तो उन्होंने क्या किया, एक बीमारी होती है बेटा मवेशियों में जिसका नाम होता है बेटा रिंडरपेस्ट। तो इन्होंने मवेशियों में बेटा रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी बेटा वो फैला दी। मवेशी का मतलब क्या होता है, जानवर, जो पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस, इन सबको मवेशी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या की, यहाँ पे इन्होंने ये जो रोग है वो फैला दिया। अब इससे क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पे जो 90% जो मवेशी थे, पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, 90% जो मवेशी थे बेटा वो मर जाते हैं। तो ऐसे बर्बाद किया बेटा अफ्रीका को तो बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ा। मतलब 90% जो मवेशी थे वो मर जाते हैं, ठीक है। और बीमारी किसने फैलाई थी, तो यूरोप के जो लोग थे भाई, इन्होंने बीमारी फैलाई थी। तो भैया संभल के रहना, ऐसा बॉयफ्रेंड मत बनाना जो यूरोप की तरह हो, ठीक है। यूरोप ने सबको धोखा दिया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत ही समझ में आ गई होंगी, आसानी से समझ में आ गई होंगी। बेटा मैं कुछ बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना। मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें कुछ चीजें जो है आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मैंने चीजों को बहुत सिंपल रखा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का प्रवासन, ठीक है। भारत से जो है अनुबंधित श्रमिकों का जो है प्रवासन, इसके बारे में जो हम बात कर लेते हैं। यानी कि बेटा जो बंधुआ मजदूर थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, भारत की बात कर रहा हूं मैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो होता क्या था बेटा, बंधुआ मजदूर होते क्या थे, सुनो। इन्हें त्रिमिठिया मजदूर के नाम से भी जाना जाता था। आपने भारत में राष्ट्रवाद में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये झांसा दिया करते थे, इनके कुछ अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे हर जगह पे। तो ये झांसा दिया करते थे कि तुम्हें 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए जो है बाहर विदेश में भेजा जा रहा है काम करने के लिए, जहां पे तुम्हें बहुत अच्छे से रखा जाएगा, बढ़िया सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। और ये सब झांसा, झूठा झांसा देके बेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें बंधुआ मजदूर बोला जाता था। तो भारत में भी हुआ बेटा। तो भारत के कुछ जो लोग थे वो फिजी में, अफ्रीका में, अलग अलग जो कैरेबियन आइलैंड है, यहाँ पे जो है इन्हें भेजा जाता था, ठीक है। जब यहाँ पे भेजा जाता था बेटा, तो हुआ क्या बेटा, जैसे ही वहां पे पहुंचते थे ये लोग, तो जो एजेंट इन्हें भेजता था वो इन्हें पहचानने से भी मना कर देता था कि भैया हमने नहीं भेजा तुम्हें। हुआ क्या बेटा, कुछ लोग आ गए वापस और बहुत से जो लोग थे बेटा वो नहीं आए। तो आज के टाइम पे आप देखते हो ना कि जैसे बहुत सारी जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग मिल जाएंगे आपको। वेस्ट इंडीज की जो टीम है बेटा, क्रिकेट की जो टीम है, इसमें ही आपको कई सारे भारतीय लोग मिल जाएंगे। तो ये कहां से आए बेटा, तो इनके जो
परदादा दादा थे वो बंधुआ मजदूरों की तरह भारत से वहां पे ले जाए गए थे और वहां से वापस आ नहीं पाए, तो उन्होंने वहां पे ही जो है अपना जीवन स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये इन सारी चीजों की जो है बात हो रही है इसमें। तो अनुबंधित श्रमिक वास्तविक अर्थों में एक बंधुआ मजदूर को संदर्भित करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो अनुबंधित श्रमिक होते हैं कौन होते हैं, तो वास्तव में जो है बेटा बंधुआ मजदूर होते हैं। ठीक है, जो एक विशेष नियोक्ता के लिए जो है काम के लिए जो है सख्त अनुबंध होता है, तो वो किसी एक विशेष काम के लिए जो है क्या होता है, अनुबंध होता है। भारतीय किरमिटिया मजदूरों को आमतौर पर जो है गुआना कहां भेजा जाता था, तो भाई ये जगह का नाम है गुआना, ठीक है, सूरीनाम, फीजी, मॉरिशस, अन्य कैरेबियन द्वीपों में जो है इन्हें काम के लिए भेजा जाता था। उन्हें झांसा देकर भर्ती कराया जाता था। जैसा कि मैंने बताया बेटा, उन्हें झांसा दिया जाता था, झूठे झूठे झांसे दिए जाते थे कि भैया तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, वहां पे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 से 5 साल बाद जो है तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। तो ये झूठे झांसे उन्हें दिए जाते थे। और भाई काम किसका होता था, तो ये अंग्रेज नहीं करते थे, इनके एजेंट हुआ करते थे। जो एजेंट है बेटा वो झूठा झांसा इन्हें देके भेजा करते थे। ठीक है, आगमन पर मजदूरों को जो है काम करने की वास्तविक कठोर परिस्थितियों के बारे में जो है पता चलता था। जब वो मतलब झूठा झांसा दे दिया, जैसे वो आए वहां पे, जैसे काम करना शुरू किया, तो वहां पे जो कठोर परिस्थितियां थी उसके बारे में उन्हें बाद में पता चलता था कि भैया उनके साथ तो धोखा हुआ है। ठीक है ना, गुलामी के इस नए रूप को जो है 1921 में जो है समाप्त कर दिया गया था। तो 1921 में जो है इन सारी चीजों को जो है यानी कि जो बंधुआ मजदूरी थी इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा विदेशों में जो भारतीय व्यापारी व्यवसायी या फिर भारतीय व्यापारी। ठीक है, होता क्या था बेटा, सुनो। अब यहाँ पे जो लोन देने वाला सिस्टम था, किसान जो थे बेटा, जो अमीर अमीर किसान थे, बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह थे, ये किससे लोन लिया करते थे, ये बैंकों से लोन ले लिया करते थे। ठीक है, बैंकों से लोन ले लिया करते थे। बाकी जो बेटा गरीब किसान है, जो बाकी गरीब किसान है जिन्हें इतना पता नहीं है, तो वो किससे लिया करते थे, तो वो बेटा बड़े बड़े जो तालुकदार वगैरह होते हैं ना, उनसे लिया करते थे। उनमें से 2 लोग थे बेटा, याद रखना इनका नाम, शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोई टट्टी। ठीक है, नट्टुकोई टट्टी चेट्टियार। ठीक है, नट्टुकोई टट्टी चेट्टियार। तो बेटा ये आपको 2 नाम जो है बड़े याद रखने हैं। ठीक है, शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोई टट्टी चेट्टियार। ठीक है, इन दोनों के जो नाम है बेटा आपको याद रखने हैं। नाम भारत के नाम जो है बैंकर, नामी बैंकर और व्यवसायी में से आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में जो है पूंजी लगाते हैं। तो बेटा जो कृषि निर्यात है, जो चीजें आप भेज रहे हो बाहर से, भारत देश से कहीं और भेज रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये क्या दिया करते थे, पैसा दिया करते थे, लोन का पैसा दिया करते थे। तो इन दोनों के जो है नाम आपको याद रखने हैं। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में जो है पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत था, सिस्टम बना हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था भाई, इनका एक अलग ही सिस्टम था। क्या काम था इनका, तो ये पैसा दिया करते थे किसानों को। जो गरीब किसान है तो उसके लिए जो है ये कृषि निर्यात के लिए जो पैसा दिया करते थे। ठीक है, लोन के रूप में जो ये दोनों जो लोग हैं वो पैसा दिया करते थे। ठीक है, चलिए भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। अच्छा, भारतीय व्यापार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, भारतीय व्यापार की बात कर लेते हैं, उपनिवेश की बात कर लेते हैं और वैश्विक सिस्टम के बारे में जो है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय व्यापार की बात करूं तो बेटा भारत में उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से जो है यूरोप में निर्यात हो रहे थे। तो भैया अगर मैं भारत की बात करूं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि भारत जो है कपड़े निर्यात करा करता था। भाई कॉटन जो था भारत का, वो दुनिया का सबसे आप बोल सकते हो बेहतरीन कॉटन में से एक था। तो यहाँ पे जो भारत है बेटा, वो उम्दा कॉटन के जो कपड़े हैं बेटा वो यूरोप निर्यात कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन औद्योगिकरण के बाद जो है चीजें बदल गई। औद्योगिकरण के बाद जो है स्थानीय उत्पादकों ने जो है ब्रिटिश सरकार को भारत में आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। अब हुआ क्या बेटा, जब औद्योगिकरण हो गया तो जब यूरोप के लोग ही खुद बनाने लगे कॉटन, तो उन्होंने सरकार पर जो है बाध्य किया, सरकार पर प्रेशर डाला कि एक काम करो ना, हम बाहर से क्यों ला रहे हैं, हम भारत से क्यों कॉटन ला रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जब हम ही खुद कपड़े बना रहे हैं तो हमें भारत की जरूरत क्या है, हमें भारत की जरूरत तो है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्टार्टिंग में भारत से कॉटन जाया करता था, कॉटन से बने बनाए कपड़े जाया करते थे यूरोप में, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ बेटा तो चीजें बदल गई। तो यहाँ पे जो बेटा वहां के जो व्यापारी लोग थे, इन्होंने सरकार पे जो है प्रेशर डाला, इनसे बोला कि जो भी भारत से चीजें आ रही हैं उन पे जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, तो यहां से बेटा चीजें क्या बदल गई। ठीक है, इससे ब्रिटेन में जो बने कपड़े जो है भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। अब हुआ क्या बेटा, अब यहाँ पे करते क्या थे, ये कच्ची कॉटन जो है, पहले क्या था, पहले कपड़े बने बनाए बेचते थे यूरोप में। अब क्या हुआ बेटा, जो कच्ची कॉटन जो है बेटा, यानी कि सीधे पेड़ से तोड़ी हुई कॉटन जो है वो यूरोप में जा रही थी। अब वहां से कपड़े बन के भारत में आ रहे थे। अब सोच रहे हो यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है इन लोगों को। पहले क्या था, पहले कपड़े बन के जा रहे हैं भारत से यूरोप में, लेकिन अब क्या हुआ, जब से औद्योगिकरण हुआ बेटा वहां से, तो यहाँ पे जो कच्चा कॉटन जो है, पहले क्या था, कच्चा कॉटन का मतलब क्या हुआ, जो कॉटन पेड़ पे लगता है ना उसे कच्चा कॉटन बोलते हैं। कच्चा कॉटन जो है बेटा वो जा रहा था कहां पे, यूरोप में, और वहां से कपड़े बना के वो हमें ही बेच रहे थे। ठीक है ना, तो 1800 में भारत के निर्यात में जो है 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। तो जो भी निर्यात हो रहा था बेटा, जो भी निर्यात हो रहा था 1800 में, जो उसमें 30% जो हिस्सा था वो किसका था, वो कॉटन का था। 1815 में ये गिरकर कितना हो गया, 15% रह गया। जैसे औद्योगिकरण हुआ बेटा तो 1815 में बेटा ये गिरकर कितना रह गया, 15% हो गया। और 1870 आते आते बेटा ये सिर्फ कितना बचा,
1870 आते आते बेटा ये सिर्फ 3% बचा। सोच रहे हो, मतलब जब वहां पे औद्योगिकरण हुआ तो यहां से जो कपड़ा बन के जा रहा था वो 1870 में 3% रह गया, जबकि वो 1800 में कितना था, 30% था, यानी कि 10 गुना कम हो गया अगर मैं बात करूं 70 सालों में। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे, लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का जो निर्यात है वो 5% से बढ़कर 35% हो गया। तो भाई यहाँ पर ध्यान सुनना बेटा, 1812 से 1871 तक जो कच्चे कॉटन है, कच्चा कॉटन मतलब जो पेड़ों पे लग रहा है, अब कपड़े बन के नहीं जा रहे, अब कच्चा कॉटन जा रहा है कहां पे, यूरोप में। तो 5% से बढ़कर बेटा कितना हो गया, ये 35% हो गया। सोच के देखो जरा, इस दौरान जो है निर्यात किए गए सामानों में नील इंडिगो जो है तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसी दौरान की बात करूं बेटा, जो नील था बेटा, इसकी जो आप बोल सकते हो, नील का जो आप बोल सकते हो निर्यात है वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन भाई कच्चे कॉटन की जो निर्यात है ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। कच्चा कॉटन जाता था, कच्चा कॉटन यूरोप में जा रहा है, यूरोप वाले हमें ही कपड़ा बना के बेच रहे हैं, हमारी कॉटन से हमें ही कपड़ा बना के बेच रहे हैं। ठीक है, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से जो है चीन जाता था। तो भैया जो भारत से मुख्य रूप से जो आयात होने वाली चीज थी वो क्या थी, वो अफीम थी। ठीक है, अफीम की खेती बेटा भारत में करवाया करते थे, और भारत से जो है ये अफीम जो है बेटा चाइना जाया करता था। चाइना को तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया, जब चाइना ने रिश्ते तोड़ लिए भारी देशों से, तो उन्होंने क्या किया, ये बड़े चालाक थे, ये बड़े चालाक थे, जब भाई रिश्ते तोड़ दिए, ब्रेकअप कर लिया, फिर भी चैन नहीं पड़ा, यहाँ पे अफीम बेचने लगे। अब भाई जब अफीम तुम बेचोगे किसी देश को, तो वहां के लोग तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, नशे में कुछ करेंगे ही नहीं। तो चीन को तो उन्होंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों को इतना अफीम पिलाया कि वो खुद ही बर्बाद हो गए। ठीक है, तो भाई यूरोप जो था बेटा बहुत ज्यादा शैतान था, आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं बेटा हम अंतर युद्ध आर्थिक के बारे में। यानी कि भाई जब युद्ध चल रहा था, जब युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हुआ क्या बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बेटा, उसमें यूरोप का जो है बेटा बहुत बड़ा योगदान था, यूरोप का बहुत बड़ा योगदान था। यूरोप आप बोल सकते हो बेटा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मुख्य केंद्र हुआ करता था बेटा युद्ध का। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये किसके बीच में हुआ था, तो ये दो शक्तियों के बीच में हुआ था। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियां और एक तरफ थे बेटा मित्र राष्ट्र। अगर हम बात करूं केंद्रीय शक्तियों में, तो इसमें जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, ठीक है ना, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, ये सब केंद्रीय शक्तियों में आया करता था। और अगर मैं बात करूं बेटा मित्र राष्ट्र में, तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये सारे जो देश हैं वो मिले हुए थे। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बेटा यूरोप जो होता है बेटा, ये मुख्य केंद्र होता है प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, अब होता क्या बेटा, जब युद्ध होता है बेटा, तो यहाँ पे आर्थिक कठिनाइयां तो आती हैं। अब जब युद्ध होता है बेटा, तो युद्ध कोई लाठी डंडों से तो होता नहीं है। युद्ध में भाई क्या चाहिए, भाई गोला बारूद चाहिए, भाई हथियार चाहिए। इन सब के लिए क्या लगता है, भाई पैसा लगता है, मांग बढ़ जाती है, खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना, टैक्स बढ़ जाते हैं, तो चीजें महंगी भी हो जाती हैं। तो जब भाई प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना बेटा, तो दुनिया में क्या देखी गई, आर्थिक कठिनाई देखी गई दुनिया में, राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। ठीक है ना, इन सारी चीजों का जो है अनुभव किया गया। ठीक है, आर्थिक अस्थिरता को अन्य अस्थिरताओं के साथ पूरा किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई थी। तो यहाँ पे सारी चीजें जो बेटा, यहाँ पे युद्ध की बात बोली जा रही है बेटा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे काफी आर्थिक कठिनाइयां, राजनीतिक अस्थिरता, ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही थी यूरोप में। ठीक है चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ भाई, टैंकों, मशीन गनों, ठीक है, रासायनिक हथियारों और विमानों का जो है बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन हो गया था। इनका जो क्या हो गया था, अब भाई जब ऑब्वियसली बात है, जब युद्ध हो रहा है तो लाठी डंडों से तो होगा नहीं, हथियारों की जरूरत पड़ेगी। दुनिया भर में जो है कामकाजी उम्र के पुरुष को सैनिकों के रूप में जो है भर्ती किया गया था। अब हुआ क्या बेटा, देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस दौरान क्या हुआ, जितने भी यंग लोग थे, जो जवान लोग थे बेटा, इन्हें सेना में भर्ती किया जा रहा था। फिर हुआ क्या बेटा, जब सेना में इन्हें भर्ती किया जा रहा था, तो यहाँ पे कामगारों की कमी आ गई थी। तो यहाँ पे जो औरतें थी बेटा, वो काफी ज्यादा काम कर रही थी, या फिर आप बोल सकते हो जो मर्दों वाले काम है वो भी औरतें कर रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा गया बेटा, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसमें जो है जो लोग हैं बेटा, आम लोग हैं, जो जवान लोग हैं बेटा, उनकी जो भर्तियां देखने को मिली, उन्हें युद्ध में लड़ने जाना पड़ रहा था। इस वजह से जो औरतें थी वो काम संभाल रही थी। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा, वो चीजें देखी गई। अब हुआ क्या बेटा, युद्ध के बाद के सुधार। अब भाई युद्ध हो गया, ठीक है, युद्ध हो गया भाई, तो जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, तब जापान और भारत में उद्योग का जो है विकास हुआ। अब हुआ क्या बेटा, जब युद्ध हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो यूरोप है बेटा, वो व्यस्त है, बहुत ज्यादा व्यस्त है उसमें। तो उस टाइम पे ऐसा देखा गया बेटा, जापान और भारत जो था, इनका उद्योग जो है बेटा फलने फूलने लगा। क्यों फलने फूलने लगा, क्योंकि उस टाइम भारत क्या था भाई, भारत एक कॉलोनी था। और जापान की बात करूं, जापान भी इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था युद्ध में। तो आप ऑब्वियस सी बात, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो तो आपका नुकसान भी कम होगा, फिर आप अपने उद्योग पर ज्यादा फोकस करोगे। तो यहाँ पे देखा गया बेटा, जापान और भारत में जो है बेटा औद्योगिक विकास देखने को मिला। ठीक है, युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने के लिए जो है परेशानी होने लगी। ठीक है,
ब्रिटेन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा हो चुका था। आप देखो हुआ क्या, युद्ध से पहले बेटा जब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन था या फिर यूरोप के जो अन्य देश थे वो काफी ताकतवर हुआ करते थे। मैंने बोला था ना कि भाई जो औद्योगिक क्रांति हुई है बेटा, औद्योगिक क्रांति हुई है, इसने जितनी भी सारी गर्लफ्रेंड थी उसे परेशान किया। अब होता है ना कि कर्मा, कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जो ब्रिटेन है बेटा वो अपना दबदबा खो चुका था। कैसे खो चुका था, तो बेटा जब युद्ध होता है बेटा तो नुकसान तो दोनों तरफ से होता है, चाहे किसी की भी जीत हो नुकसान तो दोनों पार्टियों का होता है। तो यहाँ पे जो यूरोप का दबदबा था बेटा वो खत्म हो चुका था। और यूरोप पे जो है बेटा, यूरोप की बात करूं मैं, ब्रिटेन पे जो है, फ्रांस पे जो है कर्जा बहुत हो चुका था। किसका कर्जा, तो अमेरिका का कर्जा हो चुका था। तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा कि अमेरिका तरक्की करेगा और यहाँ पे जो ब्रिटेन है बेटा, यहाँ पे जो है बेटा क्या देखने को मिलेगा, आपको कर्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन पे कर्ज चढ़ जाता है। ठीक है, युद्ध के समय जो है ब्रिटेन में चीजों की मांग जो है तेजी आई थी भाई। जब युद्ध के दौरान क्या होता है भाई, मांग ज्यादा बढ़ जाती है भाई, आपको खाना ज्यादा चाहिए, आपको सामान ज्यादा चाहिए, आपको हथियार ज्यादा चाहिए। तो युद्ध के समय ऐसा देखा गया बेटा, ब्रिटेन में जो है चीजों की मांग जो है वो तेजी से बढ़ गई थी, डिमांड बहुत बढ़ गई थी। लेकिन क्या हुआ भाई, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद जो है मांग में जो है गिरावट आई भाई। जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद उतनी मांग नहीं रहेगी ना, उतनी डिमांड नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम हो जाएगी खाने पीने की, क्योंकि अब युद्ध हो गया है, सब अपने घर में लौट के आ चुके हैं। ठीक है ना, अब हथियार भी बनने कम हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो मांग है बेटा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। युद्ध के बाद जो है बेटा ब्रिटेन के 20% कामगारों को जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब मान के चलो कि कहीं आपको मान के चलो 10 किलो जो है, 20 किलो जो है आटा पीसना है आपको। 20 किलो आटा के लिए बेटा पहले आपके पास जो थे बेटा 10 लोग हुआ करते थे। अब क्या है बेटा, अब सिर्फ मांग है 10 किलो आटे की। तो अब आप 10 लोगों को क्यों रखोगे, आप 5 तो निकाल दोगे ना, आप 5 लोगों को तो निकाल दोगे, तो 5 ही रखोगे आप। तो ऐसा ही देखने को मिला, जब मांग कम हो गई तो क्या हुआ, इससे बेरोजगारी भी बढ़ गई। अब भाई जिसे जरूरत नहीं है श्रमिकों की तो उसे निकाल देगा। तो यहां पे देखा गया बेटा, तो 20% जो कामगार होते हैं, जो श्रमिक लोग होते हैं, उन्हें नौकरी से जो है निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी अब। ठीक है ना, चलिए बाद में बड़े पैमाने पर जो उत्पादन और उपभोग की शुरुआत हुई है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में जो उत्पादन होता है बेटा वो बड़े ही पैमाने में फैल जाता है। अमेरिका की मैं बात करूं बेटा, अमेरिका उस टाइम क्या कर रहा था, डेवलप हो रहा था। अमेरिका में नई नई तरीके की चीजें आ रही थी भाई, नए नए आप बोल सकते हो ऊंचाइयों को छू रहा था अमेरिका। अमेरिका ने लोन देना भी शुरू कर दिया था दूसरे देशों को, यूरोप में, ब्रिटेन को, फ्रांस को। तो अमेरिका यहाँ पे तरक्की कर रहा था। तो यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे क्या उत्पादन शुरू हो गया अमेरिका में, और क्या हुआ भाई, उपभोग की शुरुआत भी हो गई। ठीक है, अब ऐसा मानना था इनका बेटा, जब उत्पादन ज्यादा कब करोगे आप, जब उपभोग ज्यादा होगा। उपभोग कब ज्यादा होगा, जब आप लोगों को रोजगार दोगे। जब भाई लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग खर्च क्यों करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। जब आप लोगों को रोजगार दोगे तो उससे क्या होगा, लोग खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बेटा जो है उपभोग बढ़ेगा। अब जब उपभोग बढ़ेगा यानी कि लोग जब चीजों को लेना शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे बेटा जो है उत्पादन में तेजी देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद जो है, युद्ध के बाद झटकों से तेजी से निजात मिलने लगा। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। तो भाई 1920 के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद बेटा यहाँ पे 1920 से जो है यहाँ पे उत्पादन जो है तेजी से बढ़ने लगता है। अमेरिका की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्ड मोटर। अब यहाँ पे फोर्ड मोटर क्या है, तो भाई आज के टाइम पे आप देखते हो ना, फोर्ड जो गाड़ी आती है, फोर्ड की काफी सारी कार वगैरह आती हैं, जो एंडीवर कार है फोर्ड की जो है वो, तो फोर्ड बेटा बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो फोर्ड मोटर के जो संस्थापक थे बेटा, इनका नाम था हेनरी फोर्ड। इन्होंने बेटा मास प्रोडक्शन के जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया भाई, इन्हें टी मॉडल का भी इन्हें वो जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। जैसे मान लो एक कार है, तो कार में इन्होंने 10 लोगों को लगा दिया, एक कार में 10 लोगों को। कोई भाई बोल्ट, उसके जो नट बोल्ट है वो कस रहा है, कोई दरवाजा लगा रहा है, कोई उसकी सीट वीट फिट कर रहा है, कोई उसके कुशन वगैरह ठीक कर रहा है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे जल्दी बन जाएंगी चीजें। जब चीजें जल्दी बनेंगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा, और आप ज्यादा लोगों को क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आप रोजगार दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब रोजगार दोगे तो उनके पास पैसा आएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा तो क्या खरीदेंगे, वो कार खरीदेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हेनरी फोर्ड को क्या माना जाता है, मास प्रोडक्शन का जो है जनक माना जाता है। इनके टाइम पीरियड में देखा गया कि भाई कार का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर जो है कारों का उत्पादन हुआ, करने के लिए जो है उत्पादन क्षमता जो है बढ़ाई उन्होंने। ठीक है ना, अब हुआ क्या यहाँ पे बेटा कीमतें भी घट गई। अब जब मैं जैसे मान लो आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो, आप थोक में चीजों को प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे भाई चीजों के जो दाम है वो भी कम हो जाते हैं। अब एक चीज में आप 5 लोगों को लगा दोगे, वो जल्दी बन जाएगी। आप 20-25 कहाँ आप 5 कारें बना रहे थे और एक दिन में आप 20 से 25 कारें बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे कारों के दाम जो है वो भी कम हो जाएंगे, उत्पादन बढ़ जाएगा। और जब कारों के दाम कम होंगे तो लोग खरीद सकेंगे। अब जब लोग खरीदेंगे तो कारों का उत्पादन और होगा, और जब कारों का ज्यादा उत्पादन होगा तो लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो ये जो चीज है बेटा वो किसने अपनाई, हेनरी फोर्ड ने अपनाई।
अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास जो है खर्च करने के लिए जो है ज्यादातर पैसे थे। ठीक है, ज्यादा पैसे से इससे जो है विभिन्न उत्पादों की जो है मांग तेजी से बढ़ गई। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा वैश्विक स्तर पर महामारी। अब किसकी बात हो रही है बेटा? ये ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है, ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, यह 1929 से 1930 के मध्य के अवधि में था। ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है बेटा, महामंदी की बात हो रही है। कहां आई थी बेटा? ये अमेरिका में आई थी। ठीक है, रोजगार, उत्पादन, व्यापार और आय में भारी वैश्विक गिरावट देखने को मिली। ठीक है ना, कीमतों के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब हुआ क्या था बेटा? 1929 में महामंदी आई थी। इसमें क्या हुआ था बेटा? देखो डिमांड जो थी बेटा, अब इन्होंने उत्पादन बहुत ज्यादा कर दिया। 1929 की जो महामंदी आई थी बेटा, क्यों आई थी? क्योंकि उन्होंने उत्पादन बहुत ज्यादा कर लिया। मान के चलो मांग है सिर्फ 5 किलो गेहूं की और आपने उगा दिए 20 किलो गेहूं। अब भाई लोग खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मांग तो सिर्फ 5 किलो की है ना, आपने 15 किलो का उत्पादन कर दिया है। तो यहां पे क्या होगा? बचे हुए जो 10 किलो गेहूं वो खराब हो जाएंगे। तो यहां पे यही हुआ था, यहां पे ओवर प्रोडक्शन हो गया था, यानी कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था और उतनी ज्यादा मांग थी भी नहीं। और जब बेटा अब जब उतनी ज्यादा मांग नहीं है तो क्या होगा? चीजें खराब हो जाएंगी। अब यहां पे क्या होगा? जब मांग ही नहीं है, मान के चलो एक जगह जो है आपको सिर्फ 5 किलो गेहूं की जरूरत है और कितने आप उत्पादन कितने का कर रहे हो? 15 किलो गेहूं का कर रहे हो। तो जब मांग ज्यादा नहीं है तो क्या होगा? जो श्रमिक लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं तो फिर उनकी भी मांग कम हो जाएगी। अब मेरे को जहां पे 10 बंदे चाहिए वहां पे 20 बंदे काम कर रहे हैं तो मैं 10 को तो निकाल दूंगा ना। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे वही देखने को मिला, यहां पे क्या था? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखा गया कि यहां पे जो मांग है बहुत कम हो गई। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मांग बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है। तो इससे ये हुआ कि यहाँ पे जो श्रमिक लोग थे बेटा ये बेरोजगार हो गए, इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जब बेरोजगार हो गए बेटा तो यहाँ पे क्या हुआ? जब बेरोजगार हो गए उन्होंने खरीदना बंद कर दिया चीजों को। जब चीजों को खरीदना बंद कर दिया, उत्पादन भी बहुत कम हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे बेटा पूरे देश में जो है इनके अमेरिका में जो है पूरी महामंदी देखने को मिली। ठीक है, तो महामंदी क्यों आई थी? तो महामंदी में बेटा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया था इन लोगों ने, उत्पादन बहुत ज्यादा कर दिया था और डिमांड उतनी नहीं थी। फिर आप देखोगे बेटा इसका जो असर है बेटा पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। भारत की बेटा मैं बात करूं तो भारत में जो अनाज का जो बेटा आयात था बेटा, जो अनाज भेजा जाता था बाहर, तो वो घट के 50% रह गया। क्यों? क्योंकि मांग ही नहीं थी बेटा, मांग ही नहीं थी, लोगों के पास बहुत ज्यादा था, अब उतनी मांग ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ बेटा? इससे जो अनाज की कीमतें थी बेटा बहुत ज्यादा कम हो गई। इससे क्या हुआ? इससे जो किसान थे बेटा उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पे जो है बेटा नुकसान देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी चीजें आया करती थी अमेरिका में उन सब पे क्या लगा दिया? उन सब पे बैन लगा दिया। तो बाहर से जो चीजें आ रही थी वो आनी भी बंद हो गई अमेरिका में। तो ये सारी चीजें क्या थी? तो ये महामंदी की जो है चीजें थी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कृषि अति उत्पादन के गंभीर परिणाम हुए। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कृषि अति उत्पादन की। जो ज्यादा उत्पादन हुआ था उसके गंभीर परिणाम देखने को मिले। कई कारकों के संयोजन से माने तो महान अवसाद, कृषि अति उत्पादन और अमेरिकी महंगी प्रणाली के विघटन का कारण बने। उसमें दो थे। तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली कि भाई मैंने बताया था आपको कि अमेरिका ने जो है लोन देना शुरू किया था। अमेरिका ने जो है बेटा लोन देना शुरू किया था दूसरे देशों को। अब क्या हुआ भाई? उनके देश में ही कमी आ गई, उनके देश में ही कमी आ गई। तो अमेरिका ने क्या किया भाई? अमेरिका ने जितने भी लोन दे रखे थे बेटा वो वापस मांगने शुरू करती है। किससे भाई? ब्रिटेन से। जो भी अलग अलग देशों को लोन दे रखे थे, जो भी कर्जा दे रखा था वो मांगना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है, मान के चलो मैंने आपको पैसे दे दिए और मैंने आपको बोला कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, और फिर बीच में ही मैंने आपसे पैसे मांग लिए कि भाई नहीं नहीं मेरे को मेरे पैसे चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपका जो धंधा चल रहा है वो चौपट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे वही चीज देखने को मिले। जो अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिकी ऋण के वापसी ने कई देशों को वास्तविक अर्थों में जो है प्रभावित किया। अब यहाँ पे जो अमेरिका ने क्या किया? अपने जो ऋण दे रखे थे वो मांगने शुरू कर दिए। इससे पूरी दुनिया जो है बेटा इससे जो पूरी दुनिया है वो प्रभावित हो जाती है। इस अवधि के दौरान अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली और अधिक ध्वस्त हो गई और यहाँ भारत में कई बैंक जो है दिवालिया हो गए। तो भारत में जो भी बैंक थे वो भी दिवालिया हो गए बेटा। ठीक है ना, उस समय के दौरान जो है भारतीय उपमहाद्वीप भी काफी प्रभावित हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं बेटा, भारत की बात करूं मैं, तो ये भी काफी प्रभावित हुआ था। ठीक है, भारतीय निर्यात और आयात की दरों में जो है बड़े पैमाने में गिरावट देखने को मिली। जो भी निर्यात होता था, चीजें आती थी जाती थी, इनमें भी काफी सारी जो गिरावटें हैं बेटा वो देखने को मिली। बंगाल का जो जूट काश्तकार थे, जूट उगाते थे बेटा, जूट काश्तकार यहाँ सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, गांव से शहर की ओर आबादी का स्थानांतरण देखा जा रहा था क्योंकि लोग बढ़ते शहर की ओर पलायन कर रहे थे। तो लोग जो थे बेटा वो शहरों की तरफ जो है नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भैया उनकी जो फसल थी वो तो बर्बाद हो चुकी थी, उसकी कीमतें तो आधी रह चुकी थी। तो लोग जो है नौकरी की तलाश में जो है बेटा पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ। तो ये सारी जो चीजें बेटा वो देखने को मिली। युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था बेटा, अब यहाँ पे क्या बेटा, युद्ध वगैरह हो गया है और युद्ध के बाद की जो है अर्थव्यवस्था देखी जा रही है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशकों के बाद द्वितीय विश्व छिड़ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद ठीक 2 दशक बाद, 20 साल बाद बेटा, 20 से 25 साल बाद जो देखा गया भाई यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ जो 2 महाशक्तियों के रूप में सामने आए। अब युद्ध के बाद देखा गया कि भाई जो रूस है
उसके उस समय वो यूएसएसआर हुआ करता था। तो रूस और अमेरिका बेटा ये दो महाशक्तियों के रूप में जो है उभर के आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या बेटा, यहाँ पे ब्रेटन वुड्स की स्थापना होती है। ब्रेटन वुड्स की स्थापना होती है बेटा, यहाँ पे ब्रेटन वुड्स की जो है बेटा स्थापना होती है। अब ये क्या था भाई ब्रेटन वुड्स, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक और स्थिर, ठीक है, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा एक रूपरेखा तय की गई, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित ब्रेटन वुड्स में मदद करती थी। तो बेटा ये जो ब्रेटन वुड्स था बेटा, जगह का नाम था बेटा, ये क्या थी बेटा, एक संस्थान थी। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया कि बेटा जो देश थे बेटा, कई सारे देशों में जो है क्या देखने को मिला भाई, करोड़ों करोड़ों जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं बेटा, इसमें सैनिक तो कम मारे गए थे, इसमें जो आम लोग थे वो ज्यादा मारे गए थे। तो इससे क्या होता है, पूरी पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था होती है बेटा वो चरमरा जाती है। दूसरी तरफ देखा गया कि भाई जो जापान था, जापान में क्या देखा, जापान में देखने को मिला कि वहां पे परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं, तो जापान तो पूरी बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। और फिर देखा गया कि क्या देखा गया, फिर देखा गया बेटा जो दूसरे देश है उनकी अर्थव्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ब्रेटन वुड्स में जो है कई सारे देशों के जो लोग थे वो मिले और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने दो संस्थान खोले। एक तो भाई विश्व बैंक, ठीक है, एक तो भाई विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ये क्यों खोले गए थे, तो भाई इन केस भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत आती है कि युद्ध हो जाता है या फिर किसी देश को जो है बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर जो है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो मदद करेंगी। और भाई इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इन दोनों पे किस चीज का दबाव था, इन दोनों पे ही बेटा जो है अमेरिका का दबाव था। अमेरिका इन द सेंस अमेरिका इन्हें फंड किया करता था। उस टाइम पे अमेरिका जो था वो काफी शक्तिशाली था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, यहाँ पे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका निर्माण होता है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यहाँ पे आर्थिक रूप से जो है सहायता प्रदान करेंगे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई, यहाँ पे कहां पे खोला गया था बेटा, तो ये जो जगह है बेटा न्यू हैम्पशायर, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर ये जगह का नाम है बेटा। यहाँ पे ब्रेटन वुड्स जो है संस्थान खोला गया था, यहाँ पे बहुत सारे जो देशों के लोग थे वो मिले थे। उसके बाद उन्होंने दो जो संस्थाएं है बेटा, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी स्थापना की, ठीक है। इतनी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था की देख लेते हैं। युद्ध के बाद जो है युग के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक या पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक की जो है स्थापना की गई है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। आईएमएफ की स्थापना बाहरी अधिशेषों और सदस्यों देशों के घाटे को संभालने के लिए जो की गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बेसिकली जो अर्थव्यवस्था में कमियां देखने को मिली थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए जो है, उन कमियों को आप बोल सकते हो, उन जो भी कमियां थी उन्हें उभरने के लिए उनसे यह जो है इन संस्थानों की जो है आप बोल सकते हो स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आधार था विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय, डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया। जो अमेरिकी डॉलर था बेटा, जो अमेरिका उस टाइम बहुत विकसित था, तो बेटा पहले क्या होता था, पहले सोने की कीमत में जो है, सोने की कीमत जो है उससे इक्विवेलेंट किया गया। यानी कि जितने भी देश जो है आपस में व्यापार करेंगे, उन्हें उनकी एक जो कॉमन करेंसी जो होती है ना, जैसे आज के टाइम पे पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती हो, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी विश्व में बोली जाती है। वैसे ही बेटा एक निर्धारित करेंसी आप बोल सकते हो कर दी गई, जिसका नाम था बेटा डॉलर, अमेरिकी डॉलर। यानी कि जितने भी ट्रेड वगैरह होंगे वो किस में होंगे भाई, डॉलर्स में होंगे। तो डॉलर की जो कीमत थी बेटा, उनको सोने की कीमत से जो है जोड़ा गया, जिससे एक आउंस सोने की कीमत जो थी वो 35 डॉलर थी, ठीक है। अन्य मुद्राओं को जो है डॉलर के मुकाबले अलग अलग निर्धारित कर दिया गया। यानी कि भाई जो भी मुद्राएं, जैसे आपकी देश की मुद्रा है, तो आपको किसी दूसरे देश से व्यापार करना है, मान के चलो आपकी देश की कोई मुद्रा है और आपको दूसरे देश से व्यापार करना है, तो आपकी जो मुद्रा है बेटा उसे डॉलर में आका जाएगा और फिर आपको डॉलर्स में जो है पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक डॉलर की कीमत कितनी, 60 रुपए है। 60 रुपए आज के टाइम पे तो 80 रुपए चल रहा है भाई। तो आपकी जो कीमत है बेटा पैसों की, वो डॉलर के टर्म्स में आकी जाएगी। तो यहाँ पे डॉलर जो है बेटा, इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक को प्रसिद्ध रूप से जो है ब्रेटन ट्विंस का कहा जाता है। तो इसे बेटा आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आईएमएफ और जो विश्व बैंक था, इसे ब्रेटन ट्विंस भी बोला जाता है। और उन्होंने अपना जो है परिचालक वर्ष 1957 में शुरू किया था भाई। कब से शुरू हुआ था, तो 1957 में जो है शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। उप निवेशीकरण और स्वतंत्रता। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा, एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपों के अधिकांश देश जो थे वो उस समय स्वतंत्र हो गए थे। तो भाई मैं बात करूं एशिया की, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के कई सारे देश जो थे वो उस टाइम पर स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। नैम और यूएनओ ने उनकी स्वतंत्रता का समर्थन किया भाई। जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे बेटा, जैसे नैम हो गया, यूएनओ हो गया, इन्होंने इनकी स्वतंत्रता का जो है समर्थन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि देखो जो विकासशील देश थे उस टाइम पे, जो बहुत ही ज्यादा विकासशील देश है, विकास हो रहा था, जैसे भारत, चाइना, अफ्रीका के जो कुछ देश थे, उस टाइम पे बेटा इन्हें डर था। किस बात का डर था, कि भैया अगर हम
इन संस्थाओं से हेल्प मांगेंगे, IMF से, विश्व बैंक से, तो क्या पता ये फिर से हमारे देश में आके कब्जा कर ले। क्योंकि कहीं एक डर रहता है ना कि आपके देश में उपनिवेशीकरण हुआ है भाई, आपके देश में अंग्रेज जो है वो काफी साल राज करके गए हैं भाई, अभी अभी आपको स्वतंत्रता मिली है, तो भैया हम जो लोग थे, यानी कि जो एशियाई लोग थे, जो अफ्रीका के लोग थे, वो इन संस्थाओं पे जो है भरोसा नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? उन्हें डर था कि ये जो लोग हैं बेटा, ये सारे यूरोपीय लोग बैठे हैं इन संस्थाओं में और ये कहीं हमारे देश में फिर से कब्जा ना कर ले। ठीक है, तो इस वजह से बेटा क्या है, इस वजह से बेटा G77 समूह का जो है स्थापना की जाती है, G77 का जो है स्थापना की जाती है। इसमें क्या था बेटा तो ये पैसा जो है बेटा, ये आपस में क्या करेंगे, G77 समूह न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर की मांग करेगा। ठीक है, न्यू का मतलब था एक नई प्रणाली थी जो सदस्य देशों को उनके कच्चे माल, राष्ट्रीय संसाधनों और स्वदेशी रूप से उत्पादित वस्तुओं पर जो है पूर्ण नियंत्रण देती थी। तो बेटा बेसिकली क्या था बेटा, जो G77 देश था ये आपस में क्या करेंगे, आपस में ही जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मतलब क्या था, G77 जो समूह था बेटा, ठीक है, ये आ गया, ये हम मतलब कहने का ये है कि IMF और विश्व बैंक से हम हेल्प नहीं लेंगे। देशों के अंदर डर था भाई, देशों के अंदर जो था डर था बहुत कि यार अगर हम इनसे हेल्प लेंगे तो क्या पता ये हमारे देश पे कब्जा कर ले। तो हमने अपना अलग ही एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम था बेटा G77 समूह। ठीक है, ये हमने बनाया, क्यों बनाया, ताकि विकासशील जो देश है बेटा वो खुद को जो है एक क्या कर सके, खुद को संभाल सके, किसी दूसरे जो विकसित देश है उन पर निर्भर ना रहे। इस वजह से जो है G77 समूह का जो है निर्माण किया गया था। चलिए, तो भाई इसी के साथ जो है हमारा ये जो टॉपिक था, इसके साथ क्या हुआ भाई, हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये वन शॉट था बेटा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि भाई जो आज आप देख रहे हो, आज पूरी दुनिया जो देखते हो, कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं बेटा कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारा पूरा विश्व जो है और विश्व की पूरी जो अर्थव्यवस्था है बेटा वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो उसके बारे में जो है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है ना, आई होप आपको जो पूरा ये चैप्टर है ये बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्या करना है, आपको अब इसे फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में जो है आप भूलो ना। ठीक है, आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।